अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये कौन है जो ऐसे हंस रहा है? हैं? अब ठीक है तबीयत? ठंड आ गई, छोड़ तो बया नहीं तुमने, ठंड आ गई है तो विकल था सर, हंसी चल रही है। समस्या ही समस्या है। चलो कहाँ कहाँ तक हो गया, तुमने क्या क्या देख लिया था? मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। बस इतना भी क्या गुस्सा होना। चलो हमने कहा था स्वास्थ्य में क्या क्या देख लिया था? स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के तत्व लिए थे। चलो खड़े गाना, स्वच्छता, हाइजीन। चलो क्या होता है स्वच्छता? साफ सफाई, स्वच्छता और और तो स्वच्छता क्या होता है? अरे बैठ जाओ भाई, हो गया तुम लोग, हो गया सबका, शुरू करें। अभी कुछ पूछना है, बताना है तो बता दो। किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट है जितना हमने पिछला पढ़ा है? डाउट है? अरे हो तो पूछ लो कल। हाँ ठीक है, चलो स्वच्छता का पढ़ लो पहले। इसको कहते हैं हाइजीन। ये हाइजीनिया सबसे बना, सुनो पहले। हाइजीनिया सबसे बना जिसका मतलब होता है स्वास्थ्य की देवी। जिस वर्ड से निकला है हाइजीन निकला है, उसका मतलब होता है स्वास्थ्य की देवी। मतलब कि स्वास्थ्य का जो पहला कारक है वो क्या है? स्वच्छता है। इसीलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, चाहे एलोपैथी हो, किसी भी चिकित्सा प्रणाली में स्वच्छता पहला कदम होता है। ठीक, देखो बरसात के दिनों में सबसे पहले क्या कहते हैं? अपने पीने के पानी पे विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः बीमारी कैसे हो रही है बरसात में होती है? पानी से होती है, जल जमाव से आती है, ठीक ना? फिर अगर आप अपने आप को स्वच्छ रख रहे हो, डेली नहा रहे हो, कुछ लोग होंगे जो नहीं नहा रहे होंगे, लेकिन ऐसा होगा कोई बड़ी बात नहीं, तो आप रोज नहा रहे हो, है ना? अपने नाखूनों को साफ कर रहे हो, जिस परिवेश में आप रह रहे हो, जहां रह रहे हो आप, उसको भी साफ सफाई कर रहे हो। जैसे घर साफ कर लिया, बिस्तर साफ कर लिया, ठीक ना? तो बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, ठीक ना? अगर आप ऐसे ही रह रहे हो तो फिर ज्यादा चांसेस है बीमार होने के। आपकी पहली क्लास है क्या? 2-3 दिन बस नहीं आए, कोई बात नहीं। अब आज से रोज मतलब डेली, पक्का? कोई नहीं, चल। ये तो सुबह सुबह लोगों की नींद नहीं खुलती ना, दिक्कत ये है। और ठंड और आ रही है धीरे धीरे करके। हाँ, मैं ही आ पाता हूँ, ये दिक्कत है। चलो, तो वही है स्वच्छता के बारे में कि आप किसी भी परिवेश में, जैसे सबसे देखो सबसे तेज महामारी कहाँ फैलती है? कोविड, आपने देखा था कोविड समय? कोविड के समय सबसे बड़ी चिंता क्या थी पूरे मुंबई में? कि एक बार अगर इस्लाम में कोविड गया, ठीक है ना, तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्यों? अस्वच्छता के कारण। क्योंकि वहां पे स्वच्छ वायु का आवागमन नहीं है, बिल्कुल पैक्ड होता है वो, जो जितनी भी झुग्गियां होती हैं वो पैक्ड होती हैं। और पहली बात तो उनकी बसाहट ही स्वच्छता से होती है। वो कहाँ बसते हैं? औद्योगिक केंद्रों के नजदीक, ठीक है ना? जितने भी औद्योगिक, ध्यान से देखना, जहां जहां औद्योगिक केंद्र होंगे, कहीं भी देख लो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। यहाँ गोविंदपुरा आपको दिखा है, गोविंदपुरा से लगे हुए इलाकों में तुमको बहुत सारी झुग्गियां मिल जाएगी, देखा ना? अब खास बात क्या है इस झुग्गियों की, कि ये जो यहाँ रह रहा है वो मजदूर वर्ग है ना? मतलब इसकी आय कैसी होगी? कम होगी। जो भी अच्छी आय ले रहा होगा, जिसके पास अच्छी आय के साधन होंगे इस इकाई से, औद्योगिक इकाई से, वो बाहर रह रहा होगा, ठीक है ना? जैसे मंडी द्वीप, मंडी द्वीप कितने लोग गए हैं या कितने लोग वहां से आते हैं? अगर आप मंडी द्वीप की खास बात देखोगे तो मंडी द्वीप में अधिकांशतः जो 60 टू 70% जो निवासी हैं वहां के, वो लोकल नहीं है, वो सब बाहर से आए हुए हैं। और सब के सब क्या है? अधिकांशतः कैसे हैं? रेड कॉलर जॉब वाले हैं, ठीक ना? रेड कॉलर जॉब मतलब क्या होता है? जो पसीने की कमाई करते हैं, ठीक ना? या तो सही कर्मचारी हैं या तो। अब अगर वो भोपाल में रहेंगे, मैंने कहा ये भोपाल हो गया, मंडी द्वीप हो गया, अगर वो भोपाल में रहेंगे, तुमको रोज क्या चाहिए? परिवहन का पैसा चाहिए, ठीक? तो इतना अगर उनकी मासिक आय ही 15,000 रुपए है, तो पहली बात तो यहाँ का रहन सहन को महंगा पड़ेगा। एवरेज मान लो 5,000 रूम ले लिया, फिर 2,000 उन्होंने आने जाने पे खर्च कर दिया, अब कुछ खाएंगे पिएंगे भी, तो उनकी बचत जो होगी शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर वो यहाँ रहते हैं, मंडी द्वीप में रहते हैं, तो क्या होगा? यही जो भी इनके जो इनका किराया था 5,000 का, वो कितना हो गया? सस्ता हो गया रूम का किराया, उनके आवागमन का पैसा बच गया। इसीलिए स्लम जो होते हैं, अधिकांशतः जो होते हैं, वो बीमारी के घर होते हैं। सबसे ज्यादा महामारियों के केसेस वहीं आते हैं। और एक बार वहां महामारी फैली तो फिर वो तेजी से स्प्रेड होती है, समझ पा ना? स्वच्छता का अभाव। 2014 के बाद जो मोदी जी आए, उन्होंने सिर्फ एक ही काम अच्छा किया है जो सबसे बेहतर है। उनके सारे कामों में सबसे बेहतर क्या है? स्वच्छता अभियान। हालांकि उसमें भी अभी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन जितना भी हुआ है वो सबसे बेहतर क्या हुआ है? स्वच्छता। क्योंकि स्वच्छता आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह है, कि आप बहुत सारे पैसे बचा रहे हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप बीमार हो रहे हो तो आपकी आय का बड़ा एक साधन किस पे जा रहा है? बीमारी पे जा रहा है, स्वास्थ्य इलाज पे जा रहा है, समझ पा रहे ना? तो स्वच्छता इसलिए बहुत जरूरी आती है महिलाओं के लिए, या फिर 15 वर्ष से जो ऊपर की लड़कियां हैं उनके लिए सबसे जरूरी स्वच्छता कब आती है? पीरियड के समय पे आती है। अगर मासिक धर्म के समय स्वच्छता नहीं रही तो सबसे ज्यादा इंफेक्शन होते हैं, और ऐसे इंफेक्शन सिर्फ उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं, उनसे होने वाले बच्चे को भी प्रभावित करते हैं, समझ पा रहे हो? इसलिए सबसे ज्यादा क्या कहा गया? तुमने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में सबसे ज्यादा सरकार ने इस पर बड़ा फोकस किया है कि कैसे बच्चियों तक पैड पहुंचाए जाएं, सस्ते सुलभ, ताकि कपड़ा यूज करना बंद किया जाए। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आज भी मासिक धर्म के दौरान जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं? कपड़े का यूज कर रही हैं, ठीक है ना? तो सरकार क्या कर रही है? उनके लिए मुफ्त में पैड बांटती है। छोटी, अब जब से स्कूल होते हैं
गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहां ये कहा गया कि आपके पास तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए, हर स्कूल के पास, हर कॉलेज के पास स्टॉक में पेट रखे होने चाहिए, और हर जगह आपको महिला शिक्षा चाहिए। इसीलिए एजुकेशन सेक्टर में तुमको 50% रिजर्वेशन मिल जाएगा, किसको मिलेगा? फीमेल्स का मिल जाएगा। देखा नहीं देखा है? पिछली बार हम लोगों ने पिछली क्लास में 7 संकल्प पढ़े थे, है ना? 7 संकल्प मध्य प्रदेश सरकार के, क्या सप्त क्रांति उसमें से एक था ना? 50% रिजर्वेशन किसमें? एजुकेशन में महिलाओं को। क्यों? ताकि महिलाओं की संख्या बढ़े। अभी समस्या सिर्फ यही है, महिलाएं ही नहीं है। अगर महिलाएं नहीं होंगी संगठन में, तो वहां पर कोई भी महिला या कोई भी बच्ची आने से डरेगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको किसी तरह की प्रताड़ना होगी, सिर्फ इसलिए कि अगर मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं शेयर किससे करूंगी, बताऊंगी किसको? समझ पाना। इसीलिए देखा होगा आपने, हर संस्थान में एक लड़की का या एक लड़कियों के समूह का होना बड़ा आवश्यक है, और अब हर संस्थान में ऐसी व्यवस्था की जाती है। समझ पा रहे हो ना? इसीलिए सरकार ने ऐसे बहुत सारी सरकारी स्कीम चलाती है सिर्फ स्वच्छता के लिए, क्योंकि एक बार स्वच्छ रहने की आदत हो गई। क्योंकि स्वच्छता ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि आप लगातार कर रहे हो या फिर सरकार इस पे करती रही काम, नहीं। एक बार बदलाव आना, स्वभाव में आपके बदलाव आना स्वच्छता का सबसे बड़ा परिणाम है। क्योंकि एक बार आपके भीतर बदलाव आया तो आप स्वतः ही काम करना शुरू कर दोगे। जैसे सूरत और इंदौर इसके सबसे बड़े एग्जांपल है। सूरत और इंदौर चले जाओ, सूरत पहले चरण में तो था ही नहीं कहीं, इंदौर तो फिर भी था, लिस्ट में आ रहा था, सूरत तो बहुत पीछे था। और आपको क्या लगता है कि सरकार केवल इंदौर में और सूरत में पैसे खर्च कर रही नहीं, या वहां की नगरपालिका ही पैसे खर्च कर रही नहीं? ऐसे बहुत सारे नगरपालिकाएं हैं देश की जो ज्यादा पैसे सूरत और इंदौर से खर्च कर रही है स्वच्छता अभियान पे, पर वो उनके नंबर नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि अभी भी जो नागरिक हैं उनके आचरण में बदलाव नहीं आ रहा है। इंदौर में लोगों ने सबसे बेहतर काम किया। अब ऐसा दौर आ गया है कि यूपीएससी सेलेक्ट होने के बाद लवासना अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए कहां भेजती है? इंदौर, कि आप जाइए और देख के आइए इंदौर इतना स्वच्छ कैसे है। समझ पा रहे हो ना? रीजन क्या है? वहां का जो पब्लिक परसेप्शन है वो बदल गया है। जैसे आप जाते हो, आपने सपोज कुछ भी खाया, आप देख रहे हो कि यहाँ एक ही कचरा में कैसे फेंक दूं, तो आपको खुद लगता है थोड़ी देर चल लेते हैं, देखते हैं। ठीक, वहां के जो दुकानदार हैं वो खुद ही इतने समझदार हैं, क्योंकि यहाँ आपको 3 से 4 बकेट दिख जाएगी। भोपाल में तुमको 1 बकेट दिख जाएगी दुकानदार के पास, बड़ी बात है। ठीक है ना? और वो भी वो डर से करता है कि अगर नहीं करेंगे तो नगरपालिका वाला जुर्माना लगा देगा। इंदौर में अब जुर्माने लगाने का डर चला गया है। अब लोगों को लगता है कि हम उसको कितना बेहतर तरीके से सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, अलग अलग कर पा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण में देखेंगे। समझ पा रहे हो ना? तो स्वास्थ्य का जो पहला चरण है, जो पहली इकाई है, वो क्या है? स्वच्छता है। ठीक है, तो लिखना स्वच्छता ग्रीक भाषा के हाइजीनिया, स्वच्छता ग्रीक भाषा के हाइजीनिया शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ स्वास्थ्य की देवी होता है, जिसका अर्थ स्वास्थ्य की देवी होता है। स्वच्छता रोगों के निरोध और स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाला विज्ञान है। स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाला प्रकाशन करना, लिखना विज्ञान है। क्या है विज्ञान? विज्ञान क्या है? प्रकृति के, सिर्फ प्रकृति के? वो तो पर्यावरण के लिए हो गया। विज्ञान क्या है? अच्छा देखना, कितने लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं? ऐसे करो, ऊंचा करो हाथ। कितने लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं? तो 60% आर्ट वाले हो गए। अरे कल देखना इसे, मैं भी अभी मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो सारे साइंस वाले निकलेंगे। सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, बताओ क्या होता है विज्ञान? किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान। देखो, किसी भी विषय में हर कुछ विज्ञान, एवरीथिंग इज साइंस। जो भी तुम देख रहे हो सब विज्ञान है, देख रहे हो वही विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान होता है ना, सब कुछ विज्ञान है। बताओ, यहाँ सब कुछ विज्ञान है, विज्ञान ही विज्ञान है। पर जब ज्ञान होगा तब विज्ञान है, बगैर ज्ञान के विज्ञान नहीं है, वो भी विशिष्ट ज्ञान। ऐसे ही स्वच्छता भी क्या है? विज्ञान है, स्वच्छता विज्ञान। ठीक, अब खास बात क्या है? स्वच्छता केवल व्यक्तिगत नहीं है, ठीक ना? अगर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, स्वच्छता तो स्वच्छता व्यक्तिगत नहीं है। स्वच्छता कैसे होती है? 3 चरणों में होती है। पहला क्या होती है? एक तो व्यक्तिगत होती है, ठीक, फिर सामुदायिक और फिर पर्यावरणीय। जब ये तीनों स्वच्छ रहेंगे तब जाके आप स्वच्छता के मूल्यों को प्राप्त कर सकते हो। किसी एक व्यक्ति के स्वच्छ होने से स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा। जैसे आपके घर में 10 लोग रहते हैं, उनमें से आप स्वच्छ हो भी गए तो क्या ही कर लोगे? बाकी के 9 अस्वच्छ हैं अगर तो, ठीक है ना? तो अगर आपको पारिवारिक स्वास्थ्य बेहतर करना है तो क्या होना पड़ेगा? पारिवारिक स्वच्छता होना आवश्यक है, ठीक है ना? जैसे मैंने कल कहा था कि अगर आपके परिवार में किसी एक को फैटी लीवर की बीमारी है, मतलब कि सारा परिवार आगे आने वाले समय में फैटी लीवर से परेशान होने वाला है, क्योंकि फैटी लीवर अधिकांशतः खराब भोजन से होता है। जैसे ज्यादा तले हुए पदार्थ खा रहे हो तो घर में केवल एक आदमी थोड़ी खा रहा होगा, वही खाना तो सबके लिए बन रहा होगा। उसी तरह का रहन सहन सबका होगा। इसी तरह स्वच्छता, ये व्यक्तिगत स्वच्छता है, आप अपने स्तर पर कितना स्वच्छ रह रहे हो। फिर पारिवारिक स्वच्छता हो गई, इसी को बड़े रूप में देते हैं सामुदायिक स्वच्छता, जो शहरों में देखते हो, गांव में देखते हो। जैसे इंदौर किसका प्रतीक है? सामुदायिक स्वच्छता का प्रतीक है। भोपाल में जो स्वच्छता किसका प्रतीक है? सामुदायिक स्वच्छता का प्रतीक है। ठीक, और तीसरा क्या कर रहा है? पर्यावरणीय स्वच्छता, जो भोपाल के पास है और इंदौर के पास नहीं है, क्योंकि इंदौर के पास पर्यावरण कम है, मतलब वहां हरियाली कम है। तो वहां पर अभी तुमने देखा होगा कैंपेन चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम। सुना है कि सुना है? हालांकि ये पुराना मूवमेंट है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाया गया था ये। इसी को एक नए स्वरूप में इंदौर में प्रस्तुत किया गया है, जहां कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं? 10 लाख के आसपास पेड़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना? जिसका भी हैप्पी बर्थडे हो, आप जाइए, उन्होंने पूरी पहाड़ी को हरी भरी कर दिया है। यहाँ जाइए, ये भोपाल में ऊपर सीएम हाउस के बगल में, वहां भी अपने जन्मदिवस पे पेड़ लगा सकते हो। अपना पौधा लेके जाइए, आपको जगह बता दी ये जगह है, आप लगाइए। ठीक, इससे क्या कर रहे हैं वो लोग? पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है, उसकी सुरक्षा भी करना है, ठीक है ना? अभी आप लोगों ने देखा होगा इंदौर में इसी कार्यक्रम के तहत सिंधिया जी गए हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि अब से जो पेड़ लगाएगा उस पेड़ के साथ अपनी फोटो को नेट पे अपलोड करेगा और उसको समय के साथ अपडेट करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वो पेड़ लगा दिया है फुर्सत, अब क्या होता है देखा जाएगा। मनरेगा की तरह तो कहीं नहीं है। मनरेगा जानते हो आप लोग? मनरेगा क्या है? एक योजना थी, तो मनरेगा के बारे में बड़ा अच्छा लोगों का मतलब एक मजाकिया अंदाज चलता था कि मनरेगा में 3 मजदूर काम करते थे। एक का काम था गड्ढे खोदना, दूसरे का काम था पेड़ लगाना और तीसरे काम था उस गड्ढे को भरना। एक दिन पेड़ लगाने वाला छुट्टी पे था, पर 2 मजदूर आए हुए थे, तो एक गड्ढा खोदता और दूसरा भर देता।
समझ रहे हो ना? तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं लोग कि सिर्फ पेड़ लगा दिए फुर्सत हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे, अब हम इसको तय करेंगे कि लोग उस पेड़ की सुरक्षा भी करें। उत्तराखंड में वो चलता है, क्या कहते हैं, परंपरा है कि जब लड़की विदा होती है तो लड़की क्या करती है, घर में पेड़ लगाती है। अब घर वाले ये मान लेते हैं कि अब हमारी लड़की विदा हो रही है तो उसके स्वरूप में ये क्या है, पेड़ है हमारे घर में, तो अब वो सारा जीवन उस लड़की की उस पेड़ की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये प्रथा है वहां पे, सिर्फ इस बात के लिए कि लोग क्या करते हैं, इस पेड़ इस तरह से पूरी हरियाली बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। तो नए नए तरीके हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। अगर पर्यावरणीय स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा तो दिल्ली जैसी हालत होगी, ठीक है ना, खराब वायु, सिरोही जैसी हालत होगी, आसनसोल, कलकत्ता का, ये सब वो इलाके हैं जो अपने आप वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा खराब माने जाते हैं। आगरा, अब इधर ठंड का समय आएगा, आगरा में ताजमहल इतनी दूर से दिखेगा, ये समस्या हो जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए अब लिखिए, लिखना, स्वच्छता एक एकीकृत अवधारणा है। स्वच्छता एक एकीकृत अवधारणा है। स्वच्छता एक एकीकृत अवधारणा है जिसके तहत व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता को शामिल किया जाता है। पर्यावरणीय स्वच्छता को शामिल किया जाता है। स्वच्छता के महत्व को देखते हुए एसडीजी 6 में, एसडीजी सतत विकास गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में स्वच्छता को स्थान दिया गया है। ठीक, चलो अब बताओ, व्यक्तिगत स्वच्छता बताओ, व्यक्तिगत स्वच्छता के कौन से पहलू हैं, क्या क्या करना चाहिए व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए? नहाना चाहिए नियमित, हाँ, ऐसा नहीं कि 3 दिन में एक बार, नियमित नहाना चाहिए। और हाँ, समय पे बाल नाखून को कटवाना चाहिए, काटना चाहिए। और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, वेरी गुड। और स्वच्छ भोजन करना चाहिए। और स्वच्छ, अरे ये व्यक्तिगत थोड़ी ना, वो स्वच्छ सबके लिए होना चाहिए, वो तो सामुदायिक हो गया। हाँ, और अरे बिल्कुल वॉशरूम को साफ रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है व्यक्तिगत स्वच्छता के तहत, ठीक है ना। सुबह तुम लोग आगे पढ़ोगे आयुर्वेद, उसमें आयुष वाले पोर्शन में जहां लिखा होगा दिनचर्या और ऋतुचर्या। तो दिनचर्या जो होती है हर इंसान की अलग होती है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब लगभग आयुर्वेद कहता है कि एक ही तरह की दिनचर्या होनी चाहिए, लेकिन उम्र के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है ना। आप किस अवस्था में हो उस अवस्था के अनुसार आपकी जो दिनचर्या होगी वो बदलती रहेगी। उसके तहत अगर आप देखोगे तो आपको उसमें जो बातें कही हैं, सबसे पहले तो रोज ब्रश करना चाहिए, ठीक है, दंत प्रक्षालन जो है वो रोज करना चाहिए, ठीक है ना। डेली आप ब्रश करो तो आधी बीमारी आपका जो मैंने कल पढ़ा था ना, हम लोग मुख स्वास्थ्य, तो वो ठीक रहेगा। ठीक, फिर नियमित मल त्याग कर रहे हो, नियत समय होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि वो बदल रहा है, ठीक है ना। अपने वॉशरूम को बेहतर तरीके से साफ करें, स्वच्छ रखें, ठीक है ना। शौच के बाद आप हाथ धोएं, रेगुलर हाथ धोएं, ठीक है ना। इन सब प्रक्रियाओं से क्या आप रोगों से दूर रहते हैं। अपने बिस्तर को साफ करें, वस्त्रों को साफ करें, नियमित नहाएं, ये क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता है। थोड़ा घर को साफ कर लें, ऐसा नहीं कि बम भोले चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हालांकि ये लड़कों के लिए बड़ा कष्टप्रद है। अभी जितनी बात हमने कही उनमें से सारी बातें कि नियमित नहाएं, ये भी एक कष्टप्रद बात है। जो भी बैचलर जीवन जी रहे हैं, अकेले रह रहे हैं भोपाल में, ठंड का समय आ गया है, कौन नहाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो लड़कियां हंस रही उनमें भी कोई होगा कलाकार, पर अधिकांश लड़के ऐसा होते हैं। जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों से कि जो गोलगप्पे होते हैं या मोमोज खाते रहते हैं, वो लड़कियों का रहता है ना, ऐसी न नहाने के बाद अधिकांश लड़कों पर लागू होती है। यहाँ तो कई मतलब रिकॉर्डधारी होंगे जो 15 दिन 20 दिन 1 महीने वाले होंगे, ठीक है ना। तो ये व्यक्तिगत स्वच्छता होगी, ये लिख लोगे आप लोग ना। अरे हाँ लिख लोगे, नहीं लिख लोगे? व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, सामुदायिक स्वच्छता क्या है, बताओ क्या क्या है। हाँ, कुछ पूछना है क्या? कुछ तो दिखा रहे हो तुम दोनों आपस में। अच्छा, देख लिया। चल अब बताओ सामुदायिक स्वच्छता क्या है, बताओ। स्वच्छ परिवेश हो, और तो इसके लिए एक हो गया कि जो भी सामुदायिक संस्थान हैं, ठीक ना, या सार्वजनिक स्थल हैं, उनकी स्वच्छता रखना एक हो गया। और हाँ, कचरे का संकलन करना और पृथक्करण करना। सिर्फ कचरा संग्रहण इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने संपूर्ण कचरे को एक साथ कर लिया है, नहीं, उसको सेग्रीगेट करना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप कचरे को सेग्रीगेट कर रहे हो उतना बेहतर आप उसका उपयोग कर पाओगे। अगर कचरा जितना ज्यादा एक साथ है, मतलब सारे तरह के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं सब एक ही साथ आ गए, तो फिर वो आपके लाभदायक नहीं है। हाँ, सिर्फ स्वच्छता कर सकता है वो शहर में, लेकिन वो आपके लिए एक वेल्थ जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कचरे को अलग अलग सेग्रीगेट कर ले रहे हो, जितने पार्ट में, 3 में, 4 में, 7 में, इंदौर 7 पार्ट में करता है, इसलिए इंदौर के लिए कचरा वो परेशानी नहीं है, अब उससे वो पैसा कमाता है, ठीक है ना। जो छोटे शहर हैं वो क्या कलेक्शन कर रहे हैं एक साथ, उनको फायदा नहीं होता है। फिर कुछ ने 3 पार्ट में कर दिया, सरकार भी सिर्फ 3 पार्ट में कर दिया। तुम देखा होगा ना, 3 तरह के पात्र रहते हैं, हरा, लाल और नीला। आप हॉस्पिटल चलाओ, चौथा भी मिलेगा, पीला भी मिलेगा, ठीक है ना। एक काला भी मिलता है, तो तुम ध्यान से देखो, जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसके पीछे देखो एक कचरे वाला ब्लैक कलर का बॉक्स रहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के लिए होता है, समझ पा रहे ना। तो जितने ज्यादा पार्ट में आप डिवाइड करोगे उतना बेहतर वो वेल्थ जनरेट करेगा। चाइना का जो बड़े उद्योग है उनमें से एक है अर्बन माइनिंग। अर्बन माइनिंग क्या होती है, सुना है कभी अर्बन माइनिंग? अर्बन माइनिंग है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खराब हो रहे हैं उनके सबके जो अंदर के पार्ट होते हैं किससे बनते हैं, वो किससे बनते हैं? सोने चांदी इनसे बनते हैं, जो अंदर बारीकों से वो लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तेज होता है। और ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी चांदी निकलेगी, थोड़ा सा निकलेगी, 1 ग्राम आधा ग्राम निकलेगी। पर अगर सोचो बल्क में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है तो आप गलाकर क्या करोगे, नए उत्पाद से बना सकते हो, कुछ में से आप धातु प्राप्त कर सकते हो। पर अगर सोचो आपने बिल्कुल कचरा घर का जितना था सभी साथ कर दिया और उसमें एक मोबाइल डाल दी पुरानी, तो क्या वो ढूंढ पाएगा? वो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको सेग्रीगेट करने में बहुत टाइम लग जा रहा है। तो सामुदायिक जो स्वच्छता है वो क्या कर रहा है कि सामुदायिक स्थलों को बेहतर रखें, कचरे का संग्रहण करें, कचरे का पृथक्करण करें, ठीक है ना। और फिर कचरे को वेल्थ में जनरेट करें, पहली चीज। दूसरी बात, लोगों के व्यवहार में स्वच्छता आनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये स्वच्छता के तौर पे दिखेगा। ये लिख लोगे सामुदायिक स्वच्छता, लिखवाऊं, जिसको थोड़ा सा लग रहा है लिख पाऊंगा, लिखवा दूं, लिखवा दी सामुदायिक स्वच्छता में क्या
लिखना, सार्वजनिक सार्वजनिक संस्थाओं को सार्वजनिक संस्थाओं को स्वच्छ रखना, सार्वजनिक संस्थाओं को स्वच्छ रखना, पेयजल स्रोत पेयजल स्रोत के आसपास स्वच्छता रखना, पेयजल स्रोत के आसपास स्वच्छता रखना, खुले में शौच की प्रक्रिया को हतोत्साहित करना, खुले में शौच की प्रक्रिया को हतोत्साहित करना। अगला पॉइंट है उचित कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, उचित कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण के साथ श्रेष्ठ कचरा प्रबंधन को सुनिश्चित करना, श्रेष्ठ कचरा प्रबंधन को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना हो गया। चलो अगला पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य इसमें लिखा आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र के किनारे, परिवहन क्षेत्र के किनारों, मैदानी क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों आदि में पौधारोपण करना, पौधारोपण करना, पौधारोपण करना। अगला पॉइंट ना, मृत पशुओं एवं प्राणियों के शवों का उचित निपटान करना, मतलब उन्हें खुले में नहीं छोड़ना है, या तो उनको भूमि में दबा देना है या फिर उनको उनका दाह संस्कार करना, जो भी सुलभ हो वो करना है, ठीक है ना। इसी में बोलना सार्वजनिक सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई करवाना, सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई करवाना, ठीक, एवं एवं उचित उचित सीवेज प्रबंधन, उचित सीवेज प्रबंधन, ठीक। चलो ठीक है, फिर आगे की स्वच्छता प्रबंधन वगैरह है, किसी काम का नहीं है, वो आएगा भी नहीं। अब आप सीधे लिखिएगा स्वच्छता हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास, स्वच्छता हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। तो सरकार क्या करती है, समय समय पर स्वच्छता को बेहतर करने के लिए, लोगों में स्वच्छता जागरूकता लाने के लिए क्या करती है, प्रयास करती है। तो सरकारी प्रयास, बताओ सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। हाँ इसके अलावा बताओ ना, तो वो सब उसी के भीतर है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही है। बताओ क्या तुमको जगह नहीं मिल पा रही क्या बैठने की, ठंड लग रही है, बताओ। नहीं उसको फिक्स कर लो ना अपने पास, उधर साइड कॉर्नर में करके। हाँ चलो, हाँ ये मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, किसी ठंड लग रही है किसी गर्म लग रहा है, जो इससे ठंड लगे बताना, इसको बंद कर दूंगा मैं। चलो बताओ कौन कौन से अभियान चला रही है सरकार। सबसे पहले आया 1954 में, 1954 में जो पहला एक प्रोग्राम आया था उसे कहते थे ग्रामीण स्वच्छता प्रोग्राम, लिखना ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1954 1954 में आया था, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ज्यादा ठंड लगी इधर आके बैठ जाओ, उधर ऐसी है, वो मैं बंद कर दूंगा 10 मिनट में, लिख लिया। दूसरा जो प्रोग्राम आया था वह था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 1986 में कौन सा आया, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हो गया 1986 1986। फिर लिखना निर्मल भारत अभियान 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012, और इसी यही निर्मल भारत अभियान आगे चल के क्या बना, स्वच्छ भारत अभियान। उसको और बेहतर तरीके से बनाया गया और उसको एक बेहतर स्वरूप में प्रस्तुत किया गया, तो लिखिएगा स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। और ये आपके सिलेबस में आगे दिया भी हुआ है स्वच्छ भारत मिशन, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालिएगा स्वच्छ भारत मिशन। हाँ बोलो 2014 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन हो गया। चलिए हेडिंग डालिएगा स्वच्छ भारत मिशन। हाँ बोलो कौन है, ये है 2012 का, 1 अप्रैल 2012 का निर्मल भारत, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन लगेगा, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ये कब प्रारंभ हुआ है, 2 अक्टूबर 2014 को। इसका आपने लोगो देखा है स्वच्छ भारत मिशन का, ऐसे बना हुआ है, गांधी जी बना हुआ है, इधर लिखा हुआ है स्वच्छ, इधर लिखा हुआ है, एक भारत के बड़े हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने कहा कि आपने अगर लोगों को ध्यान से देखा हो उसमें गांधी जी का चश्मा बना हुआ है, और एक लिखा हुआ है स्वच्छ, एक लिखा हुआ है भारत। इसका मतलब जिधर स्वच्छ लिखा है वो भारत नहीं है, जिधर भारत लिखा है वो स्वच्छ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्वच्छ हो चुका है, स्वच्छता बहुत अच्छी हो गई है। चलो अब इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके पेपर में आएगा क्योंकि सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है। और खास बात इसी का जो अगला पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का ही, स्वच्छता सर्वेक्षण, वो एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम दोनों यही कवर करेंगे, ठीक है ना। चलो स्वच्छ भारत मिशन लिखते हैं, लिख लिया प्रारंभ कब हुआ 2 अक्टूबर 2014 में। इसके उद्देश्य बताओ क्या क्या थे, और ध्यान रखिएगा इसके सारे पॉइंट सीधे सीधे आएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य बताओ क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, बताओ शुरू करो, बताओ इसका उद्देश्य क्या है स्वच्छ भारत मिशन का। सिर्फ गांव को, हाँ और इतने दिन से सुन रहे हो
जब आप लोग कॉलेज में रहोगे तब से ये योजना चल रही होगी, कुछ तो स्कूल में रहे होंगे 2014 में। ऐसे कितने लोग हैं जो 14 के बाद के पास आउट हैं 12th? देखो पूरी क्लास ही है 2014 की पास आउट, बहुत सारी क्लास ही है। अच्छा इस दौर में कुछ लोग कॉलेज पार कर रहे थे हैं? हाँ और अरे कुछ लोग तो पहले पढ़ चुके होंगे ना ये स्वच्छ भारत मिशन। अपने मन से कुछ नहीं पता तो कुछ भी बता जाने के लिए। पहला क्या है? पहला है भारत को खुले में, लिखना नहीं सुना पहले, भारत को खुले में शौच से मुक्त करना, मुक्त घोषित करना, ओडीएफ घोषित करना, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ प्लस क्या होता है, ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, 3 टर्म है, ध्यान रखिएगा इसमें 3 टर्म आती हैं। हम ओडीएफ हो चुके हैं, ओडीएफ हो चुके हैं, अभी क्या चल रहा है, ओडीएफ प्लस चल रहा है, और कुछ शेयर कैसे हैं, ओडीएफ प्लस प्लस है, ठीक ना। इन तीनों को हमको देखना पड़ेगा, तीनों टर्म कैसी हैं, 3 नंबर में, 2 नंबर में आने के लिए, ठीक। तो पहले लिखिएगा, पहला उद्देश्य क्या है, भारत को ओडीएफ घोषित करना, खुले में शौच मुक्त, ओपन डिफिकेशन फ्री, ठीक। चलो दूसरा क्या है, दूसरा लिखिए नागरिकों में स्वच्छता आचरण को बढ़ावा, नागरिकों में स्वच्छता आचरण को बढ़ावा। कि इस सरकार ने कहा कि इस मिशन में हम केवल काम नहीं करेंगे, और ये जो पूरा मिशन है वो कैसा है, लोगों पर निर्भर करता है, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तीसरा लिखिएगा स्वच्छता और स्वास्थ्य कर प्रथाओं को बढ़ावा, स्वच्छता और स्वास्थ्य कर प्रथाओं को बढ़ावा, मतलब ऐसी प्रथाएं जो स्वच्छता और स्वास्थ्य को बेहतर बना रही हो उनको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, अगर लिखिएगा बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन। फिर क्या है, जल जनित रोगों के जोखिम को कम करना। फिर आखिरी है मैनुअल स्कैवेजिंग का उन्मूलन, मैनुअल स्कैवेजिंग इसका मतलब होता है मैला ढोने वाले लोग, ठीक है ना, जो सफाई करते हैं सेप्टिक टैंक वगैरह की, ऐसे हमें क्या करना है, उससे दूर जाना है, हमें कुछ मशीनों का प्रयोग करना है। तो अब देखा होगा आप लोगों ने नगर पालिका के पास मशीन होती है, ठीक है ना, टैंक होते हैं आपके घर के सीवेज साफ करने के लिए, ठीक। मैनुअल स्कैवेजिंग का क्या करना है, उन्मूलन करना है। अब इसमें स्कैवेजिंग मैला ढोने वाले, ठीक है ना। चलो अब हमने इसमें बेसिकली जो उद्देश्य देखे हैं वो आपको यही इसी तरह के उद्देश्य देखने के लिए मिलेंगे। आपसे पेपर में 7 नंबर में सीधे सीधे पूछेगा कि स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक, या फिर पूरा स्वच्छ भारत मिशन आपको कितने नंबर आएगा, 11 नंबर आएगा, जिसमें आपको सारे इसके क्षेत्र देखने हैं, इसमें क्या क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब हमने स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य देख लिया, अब स्वच्छ भारत मिशन के हमको देखने हैं क्षेत्र क्या क्या है। इसके 2 क्षेत्र हैं, इसके 2 क्षेत्र हैं। जो पहला क्षेत्र है वो क्या है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और दूसरा कौन सा है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, या अर्बन कर लो, इसको रूरल कर लो, इसको अर्बन कर लो, ठीक है ना। तो ये 2 क्षेत्र हैं, इसके शहरों में अलग चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में अलग चल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन रूरल या फिर ग्रामीण, ठीक। और ये कौन सा मंत्रालय चला रहा है, इसके लिए नोडल मंत्रालय क्या है, नोडल मंत्रालय क्या है, दोनों के नोडल मंत्रालय अलग अलग हैं। जो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण चल रहा है उसका नोडल मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। कौन है जल शक्ति मंत्री, बताओ भाई। हाँ, केंद्र में ही होता है, राज्य में नहीं होता जल शक्ति मंत्रालय। पूरा नाम क्या है, कौन है जल शक्ति मंत्री, मंत्री। अरे मंत्रालय तो एटलीस्ट याद कर लो जो प्री में आता है। एमपी के किसी को मंत्री आते हैं सारे, कैबिनेट, राज्य मंत्री छोड़ दो, कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, हाँ उन्हीं के पास है, ठीक है। ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के हैं, लिख लो चाहे तो ब्रैकेट में लो। वर्तमान मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक। अब ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है इसका जो पहला चरण आया था, पहला चरण, ठीक है ना, ये इसका इसके भीतर रखिएगा, ये है 2014 से लेकर के 2019 तक। और ये जो प्रारंभ हुआ है ये कब हुआ है, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ है, ठीक है ना। और समय के साथ जैसे जैसे चरण बदलेंगे वैसे वैसे इनके उद्देश्य भी बदलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है वो कब से प्रारंभ हुआ है, 2 अक्टूबर 2014 को। कौन सा मंत्रालय देखता है इसको, जल शक्ति मंत्रालय। वर्तमान में मंत्री कौन है, हाँ ऐसे क्वेश्चन प्री में भी आ सकते हैं और मेंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस पहले चरण का उद्देश्य ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण का उद्देश्य देख रहे हैं। अगर कल को आपके पेपर में आता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 7 नंबर में, तो दोनों चरणों के सामूहिक उद्देश्य भी लिख सकते हो आप छोटे छोटे पॉइंटर में, ठीक है ना। अभी हम पहले चरण का उद्देश्य देख रहे हैं इसके भीतर, ठीक है ना। उद्देश्य बताओ, इसका उद्देश्य क्या था,
एक तो कॉमन उद्देश्य जो भी दोनों के पहले चरणों का, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल, का पहला उद्देश्य क्या था? हाँ, गांवों को क्या करना है? ओडीएफ घोषित करना है। हमें क्या करना है? गांवों क्या करना है? ओडीएफ घोषित करना है। दूसरा क्या है? स्वच्छता जागरूकता। दूसरा उद्देश्य क्या था इसका? स्वच्छता जागरूकता। और तीसरा है आपका अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन। नहीं जी, आज का ना। हाँ चलो, तो हमने देखे इसके कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं? गांवों को ओडीएफ घोषित करना है, दूसरा क्या कह रहा है? स्वच्छता जागरूकता लानी है, और फिर क्या करना है? अपशिष्ट प्रबंधन करना है। ठीक, ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य है। अब इसलिए इसकी उपलब्धियां क्या क्या है पहले चरण की? उपलब्धियां पहले चरण की, पहले चरण की उपलब्धियां क्या क्या है? तो जो पहले चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता जन जागरूकता अभियान था। दुनिया का, भारत का नहीं, लिखना, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन अभियान रहा। यह दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन, स्वच्छता जन आंदोलन एवं व्यवहार परिवर्तन अभियान रहा। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट, 2 अक्टूबर 2019 को भारत को ओडीएफ घोषित किया गया, खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। लगभग 6 लाख गांवों को, लगभग 6 लाख गांवों को, शौकिया लोगों को छोड़ करके। ठीक है ना? आपने पंचायत देखी, सीरीज देखी ना? कितने लोगों ने पंचायत सीरीज देखी है? बाकी लोगों ने पंचायत सीरीज देखी है? नहीं देखी है? आप दोनों पिछले देखी है पंचायत सीरीज? कंप्लीट नहीं देखी है? उसमें क्या होता है, जब विनोद के घर में शौचालय नहीं बन पाता है, वो क्या कहता है कि कलेक्टर साहब आ रही हैं उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए, उनको शिकायत मिली कि अभी भी इस गांव में, फुलेरा गांव में लोग शौच किया जा रहे हैं खुले में शौच के लिए। तो कहता है कि अगर कलेक्टर साहब मैडम आ रही हैं तो मैं आज खुले में शौच करूंगा, नहीं तो मेरे घर में क्यों नहीं बन पाया। और वो, अगर आप उस सीरीज को देखो, उसमें कोई विलन नहीं है, उसमें जो 2 लोग हैं वो जागरूक हैं, वो अपने अधिकारों को जानते हैं। सेकंड पार्ट में कितना बेहतर कहता है, पूर्वी फुलेरा में इतने घर हैं, पश्चिमी फुलेरा में इतने घर हैं, कितना बेहतर समाजवाद का सिद्धांत दे रहा है वो। क्या कह रहा है कि भाई देना तो सब घर को बराबर दो, सारे पूरे गांव को बराबर दो। ऐसा क्या है कि आप फुलेरा में केवल एक ही क्षेत्र को ज्यादा कर दे रहे हो? ये समाजवाद यही तो है। और सबसे बेहतर जो पहले पार्ट में, जो भ्रष्टाचार का बिल्कुल चरम है लेकिन लगता नहीं है, वो क्या कहता है कि 13 सोलर लाइटें लगाने का प्रस्ताव आया है, जिसमें 2 प्रधान जी के घर के सामने, 10 पंचों के घर के सामने एक बज रहा है, उसकी टेंशन हो रही कहां लगा दें। मतलब पेंशन में सोचो कितना जेन्युइन टेंशन है कि गांव में से कहां लगा दें। ये यूपी के एक बड़े अच्छे सांसद थे, उन्होंने कहा था कि जब भी आप क्या कोई काम करवाने के लिए आए कि साहब रोड बनवाइए, तो हाँ करो, बनवाओ नहीं। अगर बनवा दोगे तो सब आएंगे कहने के लिए बनवाओ, उतना पैसा नहीं है, इससे अच्छा किसी का बनवाओ। तो ये फुलेरा गांव की दिक्कत है, समझ पा रहे ना? तो फुलेरा गांव जो देखना, ध्यान देना कि उसमें से आपको बहुत सारे योजनाओं के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना? उस पे और कितनी खूबसूरती से बात की गई है उन चीजों पे। ये हर गांव में हो रहा है, जैसे भवन निर्माण के लिए है, ठीक है ना? फिर तुम देखो सोलर पैनल के लिए है। अब तुमने एक चीज और देखी होगी, थोड़ा सा लोगों ने स्किप नहीं किया होगा, तो ईंट के भट्टे के लिए मिट्टी जो बेची जाती है, देखा आप लोगों ने? वो अब उससे सिर्फ आपने सिर्फ वो देखा, मनोरंजन कर लिया। ये देखो कि पंचायत का रेवेन्यू कहां से जनरेट हो रहा है। ये हर पंचायत के पास अधिकार है कि अगर वो चाहे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी छोटे लोग अपना उद्योग लगाना चाह रहे हैं, उनको जो संसाधन गांव से चाहिए, पंचायत उन्हें बेच सकती है विद द परमिशन ऑफ एसडीएम। कल को जब आप एसडीएम बनोगे तो आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे कि सरपंच ने क्या किया है, गांव की सारी संपत्तियां जो थी वो बहुत कम दाम में बेच दिया है, या अपने ही लोगों को बेच दिया है, जहां उसका मूल्य 300 होना चाहिए 50 रुपए 60 रुपए बेच दिया है। ये ग्राम पंचायत के रेवेन्यू का बड़ा सोर्स होता है, लेकिन अधिकांश ग्राम पंचायत में इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना? वो अपने ही भाई भतीजे किसी कहते काम करो, ईंट के भट्टे खोल लो या फिर चारागाह बना लो, और पंचायत उनको सुविधा देती है, जमीन देती है बिल्कुल कम दाम में, ठीक। और जब बाद में सरपंच, आपने सुना होगा कि भाई सब 5 साल सरपंच रहे, फिर उनके ऊपर जांच आ गई। जांच ऐसी आती है क्योंकि अब जो रेवेन्यू आता है, जैसे आपके पास जो फंड है वो तो दिखता है ना सामने कितना जनरेट हुआ है पैसा, तो अब उसमें लोग सरपंच जो होते हैं वो पैसा नहीं खा सकते या उसको उसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। उसमें पकड़े जाने का डर बड़ा सामान हो गया है। गांव का कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा है वो देख सकता है नेट पे जाकर कि भाई इस काम के लिए कितना पैसा है, वो काम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन पंचायत ने स्वयं कितना कमाया ये भी तो है ना। आप जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ोगे उसमें ग्रामीण क्षेत्र जो है पंचायत उसको अधिकार दिए गए कि आप अपने वित्त को कैसे जनरेट करोगे, तो उसमें पंचायत के जो सरपंच होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, घपला करते हैं। वो कुछ भी काम नहीं दिखता है, उन्होंने सब औने पौने दामों बेच दिया है, भाई 50 रुपए लेना, 200 बेचा, 150 अपने पास, 200 अपने पास, 50 रुपए पंचायत को, समझ पा रहे ना? तो वहां समस्या होती है। तो ओडीएफ मुक्त किया गया, लगभग 600 गांवों को भारत में, सॉरी 6 लाख गांवों को क्या किया गया, ओडीएफ मुक्त घोषित किया गया। इसके अलावा लिखा 5 वर्षों के भीतर 100 मिलियन से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए। 100 मिलियन से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए, ठीक। हालांकि इसके पहले भी शौचालय निर्माण के लिए सरकार के द्वारा पैसे आते थे। मेरे ख्याल से जो पहले का रेट, जो पहले सरकार की योजना चलती थी, लिखना नहीं सुनना है, जो पहले योजना जिसमें 9000 रुपए प्रति शौचालय दिए जा रहे थे कि आप अपने से शौचालय का निर्माण करवाएं, प्रोत्साहन राशि के तौर पे आपको 9000 रुपए मिलेंगे। इस योजना में इसको परिवर्तित कर दिया गया, कहा गया कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे सर, आपके अगर घर में शौचालय नहीं है तो सरकार स्वयं अपने ठेकेदारों से क्या करेगी, पंचायत के माध्यम से शौचालय बनवाएगी, ठीक। समझ में आया? चलिए अब इसके दूसरे चरण चलते हैं। लिखिए, इसका लिखिए दूसरा चरण। दूसरा चरण ये शुरू हुआ है 2020 से 25 तक के लिए, इसका दूसरा चरण है। अब इसके उद्देश्य लिखिएगा, इसके उद्देश्य लगातार बदल रहे हैं। उद्देश्य लिखिए। इसके पहले आप सोचिएगा कि 2019 में हमने क्या किया, पहले चरण का टाइम खत्म हो गया 2 अक्टूबर 2019 को। उस बार मोदी जी ने लाल किले से बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था कि स्वच्छता सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि अगर भारत ओडीएफ घोषित हो गया है तो अब हम उसको खाली छोड़ देंगे, भाई इसका हमारा काम पूरा हो गया, नहीं। अब हमें कुछ नए आयाम, नए उद्देश्य तय करने होंगे और प्राप्त की हुई स्वच्छता को हमें बरकरार रखना होगा। सुना होगा तुम लोगों ने कि ऊंचाई पे जाना बड़ी बात नहीं है, और उस ऊंचाई को मेंटेन करना, उस पर बने रहना सबसे बड़ी बात होती है।
समझ पाना? जो बाज पक्षी होता है क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उस ऊंचाई पे जाके वो बिना पंख हिलाए डुलाए स्टेबल रह सकता है, बाकी पक्षी नहीं रह सकते। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या ऊंचाई पे पहुंचना, और ये हमने जो ऊंचाई प्राप्त की है उसी को मेंटेन करने के लिए, बेहतर करने के लिए, उसमें गुणात्मक वृद्धि करने के लिए दूसरा चरण लाया गया है। तो पहला उद्देश्य क्या है? ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखना। लिखो, पहला उद्देश्य क्या है? ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखना। दूसरा है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता स्तर में सुधार लाना। गांवों को, अगला लिखिएगा, गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करने का लक्ष्य। गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करने का लक्ष्य। इसमें हमने क्या क्या देखा? इसके उद्देश्य में क्या क्या देखा? दूसरे चरण का जो उद्देश्य है उसमें क्या क्या है? पहला है जो ओडीएफ की स्थिति है उसको क्या करना है? हमको बना के रखना है। दूसरा क्या कर रहा है? ठोस और तरल जो अपशिष्ट होंगे उसका क्या करना है? प्रबंधन करना है। ठीक, और फिर क्या कर रहा है? ओडीएफ प्लस बनाने का लक्ष्य है। ठीक, ये 3 टर्म है, ये 3 चीजें हैं। ठीक, अब इस पूरे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के घटक की अगर बात करते हैं, इसके 4 घटक हैं। इसके 4 घटक निकल जाते हैं। ठीक है, इसके क्या है? कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। अगर हम घटक की बात करते हैं तो कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। जो पहला घटक है वो क्या है? वो है आपका ओडीएफ की स्थिति बनाए रखना। ठीक, दूसरा क्या है? आपकी दूसरा घटक क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। फिर क्या कर रहा है? तीसरा क्या है? तरल अपशिष्ट प्रबंधन है। और चौथा क्या है? दृश्य स्वच्छता। क्या है? दृश्य स्वच्छता। इन्हीं पैमानों की बात जाती है जब हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। तो इन पैमानों की बात करते हैं, घटक लिखना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्या है? ये घटक हैं वर्तमान के। ओडीएफ स्थिरता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और दृश्य स्वच्छता। हो गया ये? अरे तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, और फिर क्या है? दृश्य स्वच्छता। लिख लिया? क्या हो गया? हाँ हाँ, इतना टेंशन क्यों हो? लिख दो। कहां से हो? अरे बुंदेलखंड में कहां से? ठीक है, हाँ तभी गौ है। लिख दो। कितने लोग हैं बुंदेलखंड से? अब देखो, अगर आपने ध्यान से हमने कहा लिख दो, ये सेम सेंटेंस बार के मेंस के हिंदी में था। एक आदमी के 2 मोड़ा हते, यह कौन सी बोली का है? 1 नंबर क्वेश्चन था। तो जैसे उन्होंने कहा गौ हते, ये सब क्या है? और फिर एक और आया था, एक मई के 2 लड़का रहे बघेली, ठीक ना? इसमें एक और आया था, गीता पढ़ी लीस। कौन सा काल है? भूतकाल है। हाँ, तो जब भी आपके आसपास में मालवी, निमाड़ी, बुंदेली दोस्त बैठे तो उनकी भाषा को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आपके हिंदी में 12 नंबर का है ये, ठीक है ना? तो आ सकता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं पीएससी की तैयारी ऐसा नहीं सिर्फ क्लास में होती है, क्लास के बाहर भी होती है, आपके परिवेश से भी होती है। समझ पा रहे हो? हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो, अब इसमें 3 बातें लिखी हैं। सबसे पहले लिखा ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखना। अब यहां समझते हैं ओडीएफ है क्या। बताओ क्या है ओडीएफ? हाँ, खुले में शौच से मुक्त। पर ये कब माना जाएगा? खुले में शौच से मुक्त कब माना जाएगा? हाँ, पहले तो सिंपल सी एक बात समझो कि इसके तहत अभी हम उस ओडीएफ स्थिरता की बात, अभी ओडीएफ स्थिरता की बात कर रहे हैं, ओडीएफ की बात नहीं कर रहे हैं, ओडीएफ स्थिरता की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ओडीएफ स्थिरता, तो किसी भी गांव को ओडीएफ स्थिर तब माना जाएगा जब गांव के प्रत्येक घर में क्या हो? शौचालय हो, पंचायत में शौचालय हो, स्कूल में शौचालय हो, आंगनबाड़ी में शौचालय हो। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक संस्थान है वहां और गांव के प्रत्येक रहवासी के मकान में अगर शौचालय है तो मतलब कि वह गांव ओडीएफ स्थिरता के लायक है। अगर ऐसा नहीं है तो गांव ओडीएफ स्थिरता के लायक नहीं है। समझ पा रहे हो ना? फिर दिक्कत है, फिर पंचायत के विनोद की दिक्कत है, ठीक ना? तो देखो कितना अच्छा वहां पे ऑप्शन भी देता है प्रधान जी कि जब तक तुम्हारे यहां नहीं बन पा रहा है तो तुम हमारे यहां का उपयोग कर लो, हमारे यहां 2 बने हुए हैं, ठीक है ना? ऐसे में कोई भी गांव ओडीएफ स्थिरता प्राप्त नहीं करेगा, चाहे प्रधान जी ऐसा कह भी दे तब भी, क्योंकि जो भी जांच करने आएगा, जो स्वच्छता समिति आती है, जो आपके यहाँ जो ध्यान दिया, जो स्वच्छता की जांच होती है सरकार नहीं करती है, इसके लिए प्राइवेट पार्टनर होते हैं, ठीक है ना? निजी संस्थान है कुछ भारत में चिन्हित हैं, वो जांच करते हैं, उनमें से आप लोग भी बन सकते हो, ठीक है? हालांकि ऐसी कंपनी में जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पर आप भी जुड़ सकते हो। बस बशर्ते ये है कि ये पूरे वर्ष भर का रोजगार नहीं, ये केवल वर्ष में 4 ही महीने मिलता है, क्योंकि 4 चरणों में क्या होती है, 3 अलग-अलग तिमाही में इसकी गणना होती है। तो हर तिमाही में 1 माह का रोजगार उपलब्ध कराता है। जैसे जब इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन में सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट वेंडर भी होते हैं। जैसे ईवीएम को संचालित करने वाले अधिकांश उसमें प्राइवेट वेंडर होते हैं, तो उसमें जिसने भी इंजीनियरिंग कर रखी है बेसिकली इसी से, उनके लिए रोजगार होता है। पर वो इलेक्शन के केवल 2 ही महीने होता है। हालांकि आप उस समय एसडीएम से ज्यादा पावरफुल होते हो उस 2 महीने के लिए। जब आप जाते हो इलेक्शन करवाने के लिए, जैसे मान लो आपने इसी से इंजीनियरिंग की है, फिर आपने किसी भी संस्थान में इंजीनियर के तौर पर पदस्थ हो गए और उस संस्थान को इलेक्शन के दौरान ईवीएम को संचालित करने का वो मिल गया है, अधिकार दिया गया है, तो उस दौरान आप क्या होते हो? आप एसडीएम से ऊपर पावरफुल होते हो, मतलब आप उस दौरान चुनाव को रोक सकते हो। आपको ऐसे कुछ नहीं बोलेगा, आपके मशीन खराब हो गई है, ठीक है ना? जैसे प्राइवेट वेंडर भी जुड़ते हैं इलेक्शन में, हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं। इसमें भी जो सत्ता का सर्वेक्षण होता है प्राइवेट वेंडर के थ्रू ही होता है, सरकार इसमें खुद जांच नहीं करती है। नहीं सरकार कार्य कहां से लेके आएगी? तो स्थिरता का मतलब समझे आप लोग? ओडीएफ स्थिरता का मतलब जिसको लिखना हो लिख लो। ओडीएफ स्थिरता का मतलब है गांव के हर घर में तथा सार्वजनिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से शौचालय होना, अनिवार्य रूप से शौचालय होना, अनिवार्य रूप से शौचालय होना। फिर लिखिएगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अब ये क्या कर रहा है कि अगर किसी भी गांव में, इधर देखो,
ये कह रहा है कि अगर किसी भी गांव में 80% ठोस अपशिष्ट, ठीक है ना, अब इस ठोस अपशिष्ट में क्या जाएगा, जैसे आपके कृषि अपशिष्ट हो गए, घरेलू अपशिष्ट हो गए, जो तरल नहीं है, सीवेज नहीं शामिल होगा, ठीक है ना, जो ठोस अपशिष्ट होंगे, अगर उनमें से 80% अपशिष्ट का क्या हो रहा है, उचित प्रबंधन हो रहा है। और जब भी हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या जाएगा आपका, उसमें संग्रहण आ जाएगा, उसको अलग अलग करना मतलब उसका पृथक्करण आ जाएगा, और बाद में उसका उपचार आ जाएगा। प्रबंधन में ये तीनों तत्व शामिल होते हैं। कौन से तत्व शामिल होते हैं? संग्रहण, फिर पृथक्करण और फिर उसका उपचार। ये तीनों तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन बनाते हैं। तो अगर गांव के 80% ठोस कचरे का क्या हो रहा है, प्रबंधन हो रहा है, मतलब कि वो क्या है, वो गांव इसके लायक है। इसी तरह तरल में होता है, अगर गांव के 80% तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन हो रहा है, क्या हो रहा है, उचित प्रबंधन हो रहा है, तब जाके उसे इस ये वाला टैग उसको मिलेगा। अब आता है दृश्य स्वच्छता। दृश्य स्वच्छता का मतलब होता है आपको जो भी कुछ भी दिखाई दे रहा है, गांव में 80% स्वच्छता होनी चाहिए। कितने परसेंट? कम से कम 80% स्वच्छता होनी चाहिए। मतलब कि सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जो सार्वजनिक कूड़े लगाए जा रहे हैं उनका निपटान, ये तमाम अगर होकर के 80% हो रहे हैं, 80% प्लस हो रहे हैं, तब जाके ये माना जाएगा कि उस गांव में दृश्य स्वच्छता है। अगर 80% नहीं हो रहा है तो मतलब कि दृश्य स्वच्छता नहीं है। जैसे तुमने गांवों को ओडीएफ से बना लिया है, तरलों का अपशिष्ट प्रबंधन कर रहे हो, आप ठोस का भी कर रहे हो, लेकिन अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, कूड़े लगाए जा रहे हैं, मतलब गांव में क्या है, दृश्य स्वच्छता नहीं है। समझ पा रहे हो? और इन चारों के आधार पर प्रत्येक गांव को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। उनके पॉइंट के आधार पर उन्हें 3 गांवों में 3 बांटा जाता है। जैसे होता है आकांक्षी, फिर दूसरा होता है उन्नति और तीसरा होता है मॉडल। ठीक है, लिखना। इन 4 घटकों के आधार पर या उक्त 4 घटकों के आधार पर, उक्त 4 घटकों के आधार पर गांवों को गांवों को गांवों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। गांवों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है आकांक्षी, एस्पायरिंग विलेज, आकांक्षी गांव। इसमें क्या होता है, इसमें सुनिएगा, इसमें क्या होता है। अगर कोई गांव है जो अपने यहां ओडीएफ स्थिरता को बनाए हुए है तथा उसके गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों में से कोई एक है, तो वो गांव क्या कहलाएगा, आकांक्षी गांव कहलाएगा। मतलब वो गांव कैसा होना चाहिए, ओडीएफ स्थिरता वाला होना चाहिए। क्या चाहिए, ओडीएफ स्थिरता वाला होना चाहिए। और इसके साथ में क्या है, या तो उसके यहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो रहा हो या फिर तरल। अगर दोनों में से कोई एक हो रहा है तब भी काम चल जाएगा उसको क्या बनाने के लिए, आकांक्षी गांव बनाने के लिए। ठीक है, मतलब इन 4 घटकों में से 2 घटक, ओडीएफ वाला या इन दोनों में से कोई एक। ठीक है ना, तो जिन गांवों के पास ये योग्यताएं होंगी वो क्या कहलाएगा, आकांक्षी गांव कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लिखना इसको। ऐसे गांव जो ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखे हैं, ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखे हैं, ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखे हैं तथा जिनके पास ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है, ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। फिर लिखिएगा उन्नति गांव, राइजिंग विलेज, उन्नति। अब ये क्या कह रहा है, ये जो दूसरी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी हुई आपकी, जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए, ओडीएफ स्थिर होना चाहिए, प्लस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी होना चाहिए, साथ में होना चाहिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी होना चाहिए। अगर ये तीनों तीनों तत्व मौजूद है किसी गांव में, उन्होंने तीनों क्वालिटी को फुलफिल कर लिया तो क्या कहलाएंगे, राइजिंग विलेज कहलाएंगे, उन्नत गांव कहलाएंगे। समझ में आया? लिखना। ऐसे गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिरता को बनाए रखे हों, जो अपनी ओडीएफ स्थिरता को बनाए रखे हों तथा 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 जिनके पास ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो। पहले में था ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, इसमें क्या कर रहा है, ठोस और अपशिष्ट तरल अपशिष्ट दोनों के प्रबंधन की व्यवस्था है। तीसरा है आपका मॉडल विलेज। तीसरा कौन सा है आपका, मॉडल विलेज है। मॉडल विलेज क्या होता है? अब मॉडल विलेज जो कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई गांव जो है वो अपनी ओडीएफ स्थिरता को बनाए हुए है, सॉरी, तो ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिरता को बनाए हुए है, साथ में वह क्या हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो, तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ क्या हो उसके पास दृश्य स्वच्छता भी हो, तो क्या कहलाएगा, मॉडल विलेज कहलाएगा। मतलब कि उन्नत विलेज, राइजिंग विलेज प्लस दृश्य स्वच्छता क्या कहलाएगा, मॉडल विलेज कहलाएगा। ऐसे गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिरता को बनाए रखे हों, ऐसे गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिरता को बनाए रखे हों तथा जिनमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो और दृश्य स्वच्छता भी हो, मॉडल गांव कहलाएंगे। हो गया? चलो आगे चलें। क्या रिपीट कर दीजिए, जो ऊपर लिखा है ना राइजिंग विलेज में, पूरा वो कट कॉपी पेस्ट कर लो और फिर लिख दो साथ ही साथ दृश्य स्वच्छता भी हो। लिखना है, कट कॉपी पेस्ट मत देना, ऊपर की पंक्ति में देखें, ऐसा मत देना। ठीक हो गया? नहीं हुआ तो लिखो ना, मैंने कहा तो पूरा लाइन जो तुमने लिखी है, नहीं लिखी है। ऐसे गांव जो ओडीएफ स्थिरता को बनाए रखे हों तथा उनमें तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो, साथ ही साथ दृश्य स्वच्छता भी हो, क्या कहलाएंगे, मॉडल विलेज कहलाएंगे, मॉडल गांव कहलाएंगे। चलो अब लिखिएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ऐसे गांव के नाम या तो नंबर आते हैं, इतने गांव हो गए हैं, इतने गांव कैसे आते हैं, नहीं गांव कैसे लिस्ट नहीं आती, गांव में नंबर आते हैं कि गांव बहुत सारे ना, तो किसके किसके नंबर देंगे। तो बुरहानपुर जिला आया है, गांव नहीं आया। हाँ, तो ऐसा बता सकता है कि इस प्रदेश में इतने जिले हैं, जब आएगा उसको लिखा रहता है कौन सा ग्रामीण है कौन सा शहरी है, लिखा रहता है, और ग्रामीण बताएगा कि इतने जिले जो हैं वो क्या है, मॉडल विलेज है, इतने जिले जो है राइजिंग विलेज है, इतने जिले क्या है आपके एस्पायरिंग क्या है विलेज, ऐसा लिस्ट आती है। जैसे अभी आप कल आप लोगों की ग्रुप था ना एसडीजी की लिस्ट लिखने वाली, ठीक ना, हाँ, तो उसको आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लिखना, कुछ नहीं रीड आउट लेना, क्योंकि जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो फिर उसको बना दूंगा, उसको मतलब बेहतर तरीके से बता दूंगा आप लोगों को, पर उसको पढ़ लेना ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि क्या है ये। ठीक, चलो तो अगला क्या है आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी अर्बन। चलो ये कब से प्रारंभ हुआ है, तो 2 अक्टूबर 2014 से। मंत्रालय क्या होगा,
आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। कौन है अभी मंत्री? कौन है इस डिपार्टमेंट के मंत्री? अरे बताओ भाई। चलो एक हिंट दे रहा हूं, पहले ये किसी राज्य के सीएम थे। मनोहर लाल खट्टर किसने था? सचिन, हाँ मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। चलिए इसमें क्या प्रथम चरण 2014 से 19, इसका जो पहला चरण है वो कब शुरू हुआ? पहला चरण 2014 से 19, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था शहरी क्षेत्र को ओडीएफ घोषित करना, शहरी क्षेत्र को ओडीएफ घोषित करना, और दूसरा था 100% ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन, 100% ठोस अपशिष्ट का। तुम लोग बहुत सुंदर लिखते हो, जैसे वैसे सामने लड़कियां बैठी इससे सुंदर कॉपी दिख रही है, मतलब बहुत ही साफ स्वच्छ लिखते हो। आपको सिर्फ पढ़ना है, मेंस में आप लोगों की अच्छी कॉपी दिखेगी। हाँ मतलब ऐसे सबकी कॉपी साफ साफ दिख रही है, व्यवस्थित दिख रही है। हाँ इतनी व्यवस्थित जीवन में नहीं लिखी होगी। बाकी देख रहे हो राइटिंग कैसी कलात्मक है बिल्कुल। हाँ हम पहले से हम लिखे खुदा बाँचे वाला था, हम लिख देते थे खुद ही नहीं पढ़ पाते थे, ये भी एक समस्या रही, ठीक है ना। तुम लोग अच्छा लिख रहे हो, और लड़कियां अमूमन अच्छा ही लिखती है, सुंदर लिखती है, मतलब उनकी राइटिंग जो होती है वो अच्छी होती है। लड़कों की भी होती है पर कुछ की होती है, 50% भी ना कहो, ठीक ना। और ऐसा कहते जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और भी चलते, कोई लिखता है लेफ्ट हैंड से, इसको लगता है मेरी राइटिंग अच्छी भी हो, नहीं है। चलो लड़कों को लिखता है बाएं हाथ से, कोई लिखता पर अच्छा लिखते हो। ऐसा नहीं कि अच्छा लिखना एक होता है बहुत अच्छा लिखना, एक होता अच्छा लिखना मॉडल, ठीक ना, राइजिंग, ऐसी वाला तुम लोगों का भी है। चलो तो इसके केवल दो ही उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? शहरों को ओडीएफ घोषित करना, और दूसरा क्या है? 100% ठोस अपशिष्टों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना है, मतलब कि उससे लाभ हो रहा हो। इसलिए तुमने देखा होगा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में अब कचरे से बिजली बनाई जा रही है, ठीक है ना। जैसे आता है गन्ने की खोई से बिजली बनाने का संयंत्र कहां स्थित है? ग्वालियर में, ठीक है ना। जैसे धान की भूसी से बिजली बनाने का संयंत्र बहुत जगह, इंदौर में चले जाओ कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र, भोपाल में कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र, खाद बनाने का संयंत्र। केवल खाद बनाने के दो ही मॉडल प्रचलित हैं, एक है बेंगलुरु मॉडल, दूसरा है इंदौर मॉडल। इंदौर मॉडल 7 दिन में खाद बनाता है, बेंगलुरु मॉडल 15 से 20 दिन में खाद बनाता है, ठीक है ना। तो क्या है इसका? 100% वैज्ञानिक प्रबंधन है, ठीक है ना। भोपाल की तरह नहीं कि आपने क्या किया, कचरे को डंप कर दिया और पहाड़ बना दिया खूबसूरत सा। अगर आप लोग जाओगे भानपुर या क्या कहते हैं इसको, करौंद, आपने देखा वहां पे एक सुंदर सा पहाड़ बना हुआ है, वो पहले कचरा था, ठीक है ना। तो उन्होंने स्वच्छता के तहत क्या किया, उसको पहाड़ बना दिया है और उसको लिखा दिया आई लव भोपाल, हैं स्वच्छता दिखा है, वो आई लव वाला नहीं बना हुआ है भोपाल वाला। हाँ तो नहीं बना होगा, स्वच्छता दिखा होगा, चश्मा बनाया नहीं बना है, बस फिर क्या चाहिए, नगर निगम लिखा है। अरे भानपुर वाला नहीं, ये करौंद के पहले कौन सा पड़ता है? भानपुर वाला ही है, एक ही पहाड़ है बस, तो फिर क्या पहाड़, दिल्ली चले जाओ पहाड़ी पहाड़ मिल जाएंगे आप लोगों को। चलो इसकी लिखना उपलब्धियां लिखना, उपलब्धियां, इसकी उपलब्धियां लिखना, पहले लिखना 99% शहरी क्षेत्र ओडीएफ घोषित किए गए। 99% शहरी क्षेत्र क्या घोषित किए गए? ओडीएफ घोषित किए गए। 99% शहरी घरों में शौचालय का निर्माण, 99% शहरी घरों में शौचालय का निर्माण, 70% शहरी कचरे का संकलन, 70% शहरी कचरे का संकलन, फिर लिखना स्वच्छ शहरों की संख्या में वृद्धि, स्वच्छ शहरों की संख्या में वृद्धि। दूसरा चरण लिखना 2021 से 26, कौन सी? नहीं बिल्कुल नहीं है, इंटरलिंक है, इंटरलिंक है। हमने कहा 99% शहर जो है ओडीएफ फ्री घोषित कर दिए गए हैं। अब मैंने सोचा कि शहरी क्षेत्रों में 99% क्षेत्रों में क्या है? शौचालय बने हैं, ठीक ना। अब किसी क्षेत्र में शौचालय ज्यादा बने होंगे, किसी कम बने होंगे। अब ऐसा है कि जो 1% शहर बचे हुए हैं, हो सकता है वो ओडीएफ फ्री घोषित नहीं हो, पर वहां पे भी 70% 80% क्या हो, शौचालय बने हुए हों, ठीक। चलो लिखिएगा दूसरा चरण 2021 से 26, 21 से 26, ठीक है। इसमें लिखिएगा उद्देश्य क्या है? शहरों को ओडीएफ प्लस घोषित करना और ओडीएफ प्लस घोषित करना, ऐसे लिखना है ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस। हाँ तो ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसे लिखेंगे, सरकार ही ऐसे लिख रही है तो तुम क्या करोगे बताएंगे ना। इसको घटक लिखो, घटक। अब अरे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है वही प्राप्त करना, एक ही उद्देश्य है, लिखो उद्देश्य घटक लिखना। घटक क्या है? घरेलू शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, ठोस कचरा प्रबंधन, और आखिरी है प्रशासनिक ढांचा। ठीक हो गया। चलिए अब लिखिएगा ओडीएफ, ठीक। चलो अब इसको लिखते हैं। ओडीएफ उस शहर को या गांव को घोषित किया जाता है जिस गांव में किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच करते हुए नहीं पाया गया हो, ठीक है ना। अगर तुमने देखा होगा पंचायत में क्या कहता है, अगर विनोद तुमने ऐसा कर दिया तो गांव की इज्जत का सवाल है, गांव का दर्जा जो ओडीएफ वाला है वो चला जाएगा। तो देखो उसमें गांव में प्रधान जो उनके पंच जो होते हैं वो देखते रहते हैं कि अगर उसमें क्या किसी भी समय और किसी भी व्यक्ति को
अगर मतलब पूरे गांव में किसी भी समय में अगर किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच करते हुए देख लिया गया तो उस गांव के ओडीएफ होने का दर्जा या उस शहर के ओडीएफ होने का दर्जा छीन लिया जाएगा। आप लोगों को रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि अब कह दिया गया कहीं भी आपको ऐसा दिखाई देता है शहर का ओडीएफ का दर्जा छीन लो। समझ में आया? लिखना ओडीएफ, लिखना ओडीएफ का मतलब क्या है, और ये 3 नंबर में आएगा, ध्यान रखना। तो 2 नंबर में आएगा आता है ओडीएफ वगैरह, तो लिखना किसी भी समय किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच करते हुए नहीं देखा या नहीं पाया गया हो, नहीं देखा गया हो या नहीं पाया गया हो। फिर लिखेगा ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस क्या होते हैं? ऐसे शहर जो खुले में शौच मुक्त हो तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संभव हो। फिर अगला है ओडीएफ प्लस प्लस। हाँ, क्या हो गया? क्या ही बोल दें? अरे कुछ भी लिख दो। जो गांव खुले में शौच मुक्त हो और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो, दोनों की हो, ठीक है ना? या नहीं है और है, समझ पाना? चलो अगले लिखिएगा ओडीएफ प्लस प्लस। इसको लिखिएगा पहले से वो शहर ओडीएफ प्लस घोषित हो, पहले से वो शहर कैसे हो? ओडीएफ प्लस घोषित हो तथा पूर्ण मल प्रबंधन हो। मतलब जो सेप्टिक टैंक है सिर्फ वो बने नहीं होने चाहिए, उसका भी उचित प्रबंधन करना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब उससे पानी अलग करके पेयजल बनाया जाए, फिर उससे खाद बनाई जाए। हाँ, क्या लग रहा है? हाँ, तो पेयजल ही बनता है और क्या बनेगा? जो सीवेज का पानी होता है उसको ढंग से ट्रीट कर दिया जाए, उससे पेयजल बनता है, ठीक है ना? या फिर आपसे क्या ग्रे वाटर बनाओगे जो सिंचाई में काम आएगा, और इससे क्या करोगे? खाद बनाओगे, ठीक? और ये सबसे कम समय बनने वाली खाद होती है, समझ पा रहे ना? चलो, इस तरह से आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन हो गया कंप्लीट। अब लिखिएगा स्वच्छ भारत मिशन के घटक। अभी जो हमने घटक देखे हैं, एक देखा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के घटक देखे हैं 4 घटक, फिर हमने क्या देखे हैं? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के देखे 4 घटक। अब हमको देखना है संपूर्ण स्वच्छ भारत मिशन के घटक, और 2 नंबर में सीधे सीधे आ जाएगा। इसमें लिखना पहला है स्वच्छता सर्वेक्षण। इसका जो पहला घटक क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण। दूसरा घटक है ओडीएफ। दूसरा घटक क्या है? ओडीएफ। तीसरा घटक है ठोस कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन। और चौथा क्या है? जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान, ठीक? लिखिएगा स्वच्छ भारत मिशन की विशेषताएं, स्वच्छ भारत मिशन की विशेषताएं। चलो बताओ क्या क्या विशेषताएं तुमको लग रही है? इतना पूरा पढ़ लिया है, कलाकारी कर ली, बताओ बताओ क्या क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, और जागरूकता, ठीक है, और हाँ वो हो गया, मैंने बता दिया वाला पॉइंट। और बताओ, ठीक है, और हाँ ठीक है, और हमने पहला पॉइंट ग्रामीण वाले में क्या लिखा था उपलब्धि में? हाँ पलट लो, याद तो है नहीं। दूसरा क्या लिखा था? हाँ, तो सबसे पहले मतलब विशेषताओं में आता है कि स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? लिख लो, पहले विषय लिख लो, स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। दूसरा पॉइंट, मिशन का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वित्त प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे। वित्त प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी का विकास करना है, मतलब नई नई तकनीक में इजाद करनी है जिससे बेहतर अपशिष्ट का प्रबंधन हो सके। क्या? अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी का विकास, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना। और फिर लिखिएगा सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। एक चीज बताऊं, अरे नहीं आ रहा। अच्छा तो सरकार क्या है? मुझे लग रहा सरकार क्या है? और क्या हो सकता है? चलो दोनों में से कुछ हो सकता है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अगर ब्रेक के बाद में क्लास लेता हूं सर नहीं आएंगे, अगर नहीं लेता हूं सर आएंगे, देर से आएंगे। हाँ नहीं जाना है, पूरी क्लास हम ही लेंगे आज, सोशलॉजी आज नहीं होगी। चलो हाँ, तो जब छुट्टी की बता देना आप लोग, मतलब ब्रेक चाहिए तो 8:30 से क्लास शुरू, 1.5 घंटे पढ़ने से छुट्टी चाहिए। 8:30 से शुरू हुई ना, तो कम से कम 11 बजे तो बनता है क्लास। फिर तुम लोग ना एक तो मक्कारी करते चले जाते, फिर आते नहीं जल्दी। जाया अरे नहीं, ऐसा क्या मेरे यहाँ कुछ होगा? जाओ, पर आधे घंटे में एटलीस्ट कम से कम आ ही जाओ। कुछ तो ऐसे ही जो आधे घंटे के बाद भी आते हैं, ठीक है ना? हमने घटक क्या लिखा था हम लोग? विशेषता हो गई। हाँ क्या हो गया? पीछे क्या हो गया? अरे आपने कुछ नहीं हुआ। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अगली आएगा। कितनी विशेषता लिखी? 6, बहुत है। अगला लिखिएगा सरकारी पहल। अरे देखा तुमने सीख लेना कुछ, ठीक है ना? चलिए सरकारी पहल, पहला है स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा, ठीक है, इसी को कहते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान। स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान दोनों एक ही हैं। जब भी पखवाड़े का मतलब, उसका मतलब क्या होता है? 15 दिनों की बात हो रही है, समझ रहे ना? ये लोग पखवाड़ा भी लोग जानते हो, पखवाड़ा क्या होता है? अरे चंदा मामा होते हैं ना, 15 दिन बढ़ेंगे, फिर 15 दिन, ठीक ना? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसी को कहते हैं पखवाड़ा हिंदी में। तो 15 दिन का कार्यक्रम तो क्या कहलाएगा? पखवाड़ा कहलाएगा, ठीक? तो ये 15 सितंबर से शुरू होता है 2 अक्टूबर तक के लिए।
15 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य हर वर्ष होता है। इसका मतलब किसमें लिखा? इस दौरान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य, ठीक है, ठीक ना? इस दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश भर में करोड़ों नागरिकों की भागीदारी, करोड़ों लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। करोड़ों लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा चलाते होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक, तो आपने वहां पे देखा होगा कि सितंबर के दूसरे सप्ताह से बड़े बड़े नेताओं के, सेलिब्रिटियों के फोटोज आने शुरू होते हैं झाड़ू के साथ, ठीक है ना? वो है स्वच्छता पखवाड़ा। उसमें क्या होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्रों पे सफाई करने का कार्य करते हैं। उसमें हर कोई जा सकता है, आप भी जा सकते हो। आप जाओ, झाड़ू लगाओ, थोड़ी सफाई करो, अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सरकार की वेबसाइट पे जाकर के, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों की गतिविधियों को बढ़ाना, एक बार लोगों को शामिल करना, ठीक? दूसरा लिखिएगा, लाइट हाउस पहल ये शुरू किया है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्रालय द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ है 2022 में, जुलाई 2022 में लाइट हाउस पहल, जुलाई 2022। इसमें भागीदार कौन होते हैं? भागीदार कौन होते हैं? इंडिया सैनिटेशन कोलिशन का एक संस्था है, इंडिया सैनिटेशन कोलिशन, ठीक है? ये संस्थान है। इसके साथ कॉर्पोरेट भागीदार, मतलब कि एक तो संस्था फिक्स रहेगी कौन होगी? इंडिया सैनिटेशन कोलिशन एक संस्थान है, वो रहेगा, और इसके साथ में अलग अलग कॉर्पोरेट होते हैं, जैसे कि रिलायंस ने कर दिया कहीं पे, ठीक ना? कहीं बोल दिया किसी क्षेत्र को ले लिया, या फिर किसी और कंपनी ने लिया, तो बड़े कॉर्पोरेट संस्थाएं वो, और एक ये संस्था और भारत सरकार मिलकर क्या करते हैं, इस योजना का पालन करते हैं। इनका बेसिक जो उद्देश्य है वो क्या है? वो है जो सीवेज का पानी है या सीवेज है उसकी सफाई करना है, ठीक है? इसके तहत क्या करना है? इसका उद्देश्य 75 मॉडल ओडीएफ प्लस ब्लॉक को विकसित करना, 75 मॉडल ओडीएफ प्लस ब्लॉक को विकसित करना। अब अगर ध्यान से देखोगे, इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। क्या आ रही हैं? मैंने क्या कहा? पहले कहा मॉडल, ठीक है ना? तो मॉडल में वो चारों घटक आ जाएंगे, हाँ ना? फिर क्या कर रहा है? ओडीएफ प्लस, ठीक है ना? और ये ब्लॉक लेवल पे होगा। अभी केवल 75 को रखा गया है, ठीक है ना? इसके नीचे लिखा, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाएगा। फिर लिखिएगा स्वच्छ विद्यालय अभियान। चलिए, ठीक है, बाकी से बहुत सारे अभियान हैं, किसी काम के नहीं है। एक लिखिएगा गंदगी मुक्त भारत, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत चलाया गया, दूसरे चरण में चलाया गया है। गंदगी मुक्त अभियान या गंदगी मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के दूसरे चरण में चलाया गया अभियान, ठीक? चलिए, अब इस पूरे उसको स्वच्छ भारत मिशन को पढ़िए, बताइए कहीं आपको दिक्कत लग रही है, कुछ पूछना हो पूछिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है क्या? दृश्य स्वच्छता का मतलब है किसी भी गांव में जो सार्वजनिक क्षेत्र है या पूरे गांव में 80% गांव जो चाहिए वो कचरा मुक्त होना चाहिए। जैसे हमने उसमें पहला कहा ओडीएफ फ्री होना चाहिए, वो लगभग पूरे गांव की जिम्मेदारी है, उनके घर में शौचालय चाहिए। जबकि दृश्य स्वच्छता क्या होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सड़क के किनारे आपने कचरा साफ तो कर दिया है, उसका कलेक्शन एक ही जगह पर कर दिया है, तो 80% जो गांव होना चाहिए वो कचरा मुक्त होना चाहिए। और बताओ, ओडीएफ प्लस और मॉडल, अरे ये अर्बन का है ओडीएफ प्लस, ठीक है ना? और वो किसके लिए है? ग्रामीण के लिए। दोनों अलग अलग क्षेत्रों के, वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का है, ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आता है, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस। और कैसी किसी जांच कब होती है? अभी हम स्वच्छता सर्वेक्षण पढ़ेंगे, तब आपको जांच करवा देंगे, जांच। और हाँ, एक साल का गैप कर दिया। अभी सरकार को पता होगा कि वित्त का अभाव होगा, कुछ भी होगा, ये सरकार की योजना है, सरकार तय करती है कब शुरू करना है दूसरा चरण, कब पहला चरण। चलो और पूछो, और बताओ भाई, और कुछ पूछना है कि आगे चले? हैं? आगे चलें तो लगाइए, हेडिंग लिखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, चलिए। ठीक, तो हमने पढ़ा है कि क्या है, स्वच्छ भारत मिशन का क्या है, ये घटक है कि नहीं है? अब आप लोगों ने जो लिखा है ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में जो हमने पिछला पूरा पढ़ा है वो 3 तरह क्वेश्चन आएंगे। 11 नंबर में आएगा पूरा स्वच्छ भारत मिशन आएगा, ठीक है ना? 7 नंबर में सीधा आएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक है ना? या हो सकता है 7 नंबर के दे स्वच्छ भारत मिशन पूरा दे दे, ठीक? समझ पा रहे ना? और फिर 3 नंबर में वो कोई टर्म देगा 2 नंबर में, इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर जब 7 नंबर का लिख रहे हो तो उसको चरणों में डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ अर्बन और रूरल में डिवाइड करना है, ठीक है? छोटे-छोटे पॉइंट्स में। अगर 7 नंबर में आ गया स्वच्छ भारत मिशन पूरे लिखने के लिए क्या लिखोगे? तो 2 लाइन में परिभाषा कि 2 अक्टूबर 2014 को विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता जन आंदोलन, विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता जन आंदोलन को प्रारंभ किया गया, इसके उद्देश्य लिखोगे। और फिर देखो अब वहां पे आपकी कॉपी में छोटे-छोटे जो ब्लॉक्स बनाते हैं वो काम आएंगे, ठीक ना? तो हमने देखो, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हमने 2 लाइन में परिभाषा लिख दी, 2 से तीसरी लाइन उपयोग भी नहीं करना है, ध्यान रखना। फिर उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य या उद्देश्य चाहो हाँ उद्देश्य लिखना। अब यहाँ पे एक ही बार उद्देश्य लिखेंगे, ध्यान रखना, इसमें ग्रामीण और शहरी के अलग लिखेंगे। उद्देश्य लिखा, ये तीसरी लाइन हो गई, इसी के नीचे खींचा चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, बस 4 उद्देश्य कंप्लीट, ठीक? फिर क्या लिखोगे? घटक, ये इसके ये 4 ये लो घटक, इसके 4 घटक बता दिए, ठीक है ना? तो 2 3 4 7 लाइन कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है ना? फिर लिखोगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक है ना? तो कितनी हो गई आपकी? 4 3 7 8 लाइन चली। अभी आपको कितनी लाइन बची हुई है? 3 लाइन बची हुई है। तो इसके बारे में छोटे-छोटे पॉइंट उपलब्धियों के फॉर्म में, सिर्फ उपलब्धियों के फॉर्म में क्या क्या हुआ है, ठीक? कंप्लीट।
समझ पा रहे ना? अब आपको इस पे क्या लिखना है कि हम इसके लगभग हर क्षेत्र को कवर कर लें। इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन हो गया 1 पॉइंट, ये आपका उद्देश्य हो गया 2 पॉइंट, ये घटक हो गया 3 पॉइंट, अर्बन हो गया 4 पॉइंट और ये ग्रामीण हो गया 5 पॉइंट। इतना बहुत है, ज्यादा लिख भी नहीं पाओगे। क्या 5 नंबर, अगर वो 4 भी दे रहा है तो बहुत है। कल मैंने क्या कहा था 3.5 नंबर क्या हो जाओगे तुम लोग, एसडीएम बन जाओगे। 3.5 नंबर का सारे क्वेश्चन तुमको मिल गए तो ठीक है ना। अगर तुमको 7 वाले में 50% मिले 3.5 नंबर तब भी एसडीएम, ये तो तुमको बोनस है आधा नंबर। ये तो तब है कि जब तुम कुछ आगे पाप करोगे अगले पेपर में, ठीक है ना, जहां आपसे बन नहीं रहे हैं वो कवर करेगा ये। ठीक, चलो स्वच्छ भारत मिशन के सर्वेक्षण के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें भारत देश भर के शहरों और कस्बों में सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। देश भर के शहरों और कस्बों में सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रारंभ किया गया था। इसे शहरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, शहरी और आवास मंत्रालय के मामलों द्वारा, विभाग द्वारा या मंत्रालय द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है ना, मंत्रालय द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के साथ कार्यान्वित किया जाता है। ठीक, अब इसमें हमने 2 बातें कही। इसमें कौन कौन शामिल है? पहला कौन शामिल है इसमें? हाउसिंग एंड अर्बन, ठीक है ना, अर्बन डिपार्टमेंट है। दूसरा कौन सा आपका QCI है। QCI जो है कि ये प्राइवेट संस्था है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग तरह के तीन क्षेत्र शामिल होते हैं। QCI की हम बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, भारतीय गुणवत्ता परिषद की हम बात करते हैं। इसमें इसका जो गठन किया गया था कब किया गया था? 1997 में किया गया था। QCI का 3 नंबर आता है। इसकी जो स्थापना की गई है, स्थापना कब की गई है? 1997 में की गई है, ठीक है ना। इसके अगर क्षेत्रों की बात करते हैं, घटक की बात करते हैं, इसमें 3 घटक है। इसमें 3 अलग अलग संस्थाएं हैं। पहला है संस्थाई विन्यास के भीतर संस्थाएं कौन काम करती हैं या किन संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया संस्थाएं क्या करते हैं? पहला है एसोचैन, फिर है CII, और फिर चौथा है फिक्की, तीसरी है फिक्की। ये 3 अलग अलग संस्थाएं हैं। फिक्की, एसोचैन, पहला एसोचैन, फिर है CII और फिर आखिर कौन है? फिक्की। ये 3 अलग अलग संस्थाएं हैं। ये तीनों क्या करती हैं? इसको सहायता प्रदान करती हैं QCI को, क्योंकि इसके कोई परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं QCI के। इन्हीं संस्थानों से वो सहायता प्राप्त करके क्या करती है? कार्यक्रम का संचालन करती है। कार्य लिखिएगा, कार्य भारतीय उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन। भारतीय उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन, ये QCI का मेन काम है कि भारत में जितने भी उत्पाद हैं और जितनी भी सेवाएं हैं, क्या वह गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है, केवल उनका मूल्यांकन करती है। ठीक है, जैसे भारत में वायु परिवहन सेवा चल रही है किसी कंपनी की, तो उसका मूल्यांकन कर सकती है एक संस्था कर सकती है, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग संस्थाओं को रखने का उद्देश्य क्या था कि तीनों अलग अलग क्षेत्र में काम करती है। फिक्की अलग काम करती है, CII अलग काम करती है और एसोचैन अलग क्षेत्र में काम करती है, ताकि इसमें क्या विविधता हो। तब तो आप संपूर्ण सेवाओं की गुणवत्ता जान सकते हो। तो सरकार क्या करती है? सरकार केवल और केवल क्या करती है? इसकी सहायता लेती है, क्योंकि इनको पहले से ही आइडिया है सर्वेक्षण कैसे किया जाता है, ठीक ना। जैसे तुम्हारे यहाँ जो चुनाव होता है, चुनाव के समय तुमने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे नेताओं की बहुत सारी फोटो शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब के समय में जब चुनाव होता है तो हर नेता या हर पार्टी क्या करती है? अपने लिए अलग अलग लोगों को उस तत्कालीन समय के लिए भर्ती करती है, ठीक ना, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल PR, ठीक ना। वो आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाना आता है, ठीक ना, और आपको पता है कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या सुनना चाहती है किसी नेता के माध्यम से, तो आप पॉलिटिकल PR कर सकते हो, इसकी कंपनी खोल सकते हो ना। ये अलग से एक तरह का व्यवसाय है, रोजगार के नए चलन है, ठीक ना। नेताजी आपको मंथली का पैसा देंगे और साथ में आपको क्या बताएंगे कि भाई साहब मेरी फोटो, ये वो फोटो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको सिर्फ उनके सोशल मीडिया पे लिखना होगा। जैसे तुमने देखा होगा कि हर नेता के उसमें प्रोफाइल पे तुम जाओगे तो बड़े बड़े लेख लिखे रहते हैं, ठीक ना, किसी भी विषय पर अपनी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, या फिर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं किसी का, ठीक ना, या किसी की जयंती विश करते हैं। उनका नेताजी से कोई लेना नहीं है। नेताजी के लिए कौन काम कर रहा है? पीछे एक टीम है जो काम कर रही है, और वो प्राइवेट टीम है, उसका चुनाव से कोई लेना नहीं है। नेताजी जीते हारे उनका कोई मतलब नहीं है। जब तक उनको पैसा मिल रहा है तब तक वो काम कर रहे हैं। जिस दिन पैसा बंद तो नेताजी का अकाउंट बंद कर देंगे, ये आपका अकाउंट, ये पासवर्ड, आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक। तो ये हर जगह हो रहा है, ये बड़ी बड़ी पार्टियां भी करती हैं। तुमने सुना होगा कहते हुए कि हमने अपने आंतरिक सर्वे में पाया है कि हम 45 सीटें जीत रहे हैं। ये आंतरिक सर्वे कौन करता है? ये वो दल नहीं करता है, बल्कि ये प्राइवेट संस्थाओं से, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा कराया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा कि चुनाव के बाद न्यूज चैनल पर कौन बैठते हैं? जो बताते हैं, जो सर्वेक्षण करते हैं, क्या कहते हैं? अरे एग्जिट पोल होता है ना, एग्जिट पोल में बड़े लोग बैठे बताते हैं कि भाई साहब ने पूरा गांव दिखाया, प्रदेश घुमा है, ये घुमा है, वो घुमा है, और पता चला इस बार बीजेपी की लहर है। उन्होंने कुछ नहीं घुमा है, उन्होंने एक कंपनी खोल रखी है छोटी सी, और उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी रखी है, और पूछते रहते हैं भाई साहब आपने क्या क्या देखा, आपने यहाँ गांव देखा। वो 10 लोगों से 100 लोगों से बात करते हैं, और उन 100 लोगों के मंतव्य पर एक मंतव्य बनाते हैं। जब भी आपके पास कोई ऐसा है कि अभी देश में चुनाव, मूड ऑफ नेशन आता है अलग संस्थाओं का, कहते हैं ना, मूड ऑफ नेशन क्या है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो मोदी जी इतने प्रतिशत वोटों से जीत जाएंगे। क्या उन्होंने हर आदमी से बात की है? आपके पास कभी ऐसा फोन आया क्या? नहीं। मतलब कि उस कंपनी ने 1000 लोगों को या 15000 लोगों को, सैंपल साइज होता है, तुम देखना नीचे लिखा है सैंपल साइज। सैंपल साइज का मतलब है हमने इतने लोगों से बात की है, उतने लोगों से वो बात करेंगे, फोन लगाएंगे, टेलीफोन इंटरव्यू करेंगे, ठीक ना। और फिर उनमें से 800 लोगों में से मतलब 60% लोगों ने कहा होगा कि हम मोदी जी को चुनना चाहते हैं या राहुल गांधी को चुनना चाहते हैं, फला पार्टी को चुनना चाहते हैं। उसे कहते हैं मूड ऑफ नेशन। इसी तरह के सर्वेक्षण होते हैं। कभी भी सर्वेक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि उस जगह की पूरी पब्लिक से उसके बारे में जानकारी लेना, है ना। केवल आप कुछ ही लोगों से जानकारी लेते हो। ये आपके सिलेबस में है, सोशियोलॉजी नहीं, इकोनॉमी का यूनिट 5, उसमें टॉपिक दिया हुआ है आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण। यही है, आप आंकड़ों का संग्रहण कैसे करेंगे, आंकड़ा संग्रहण की विधियां, यही तो है आंकड़ा संग्रहण की विधियां। अलग अलग विधियां होती हैं, आप जानकारी कैसे एकत्रित कर रहे हो और उसी से क्या बनेगा? सर्वेक्षण बनेगा। समझ में आया? यही काम कौन करता है? QCI भी करता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी करता है। उसका काम क्या है? उसकी टीम बड़ी है, उसके पास अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, और वो क्या करता है? सरकार को स्वच्छता से रिलेटेड क्या करता है? सर्वेक्षण उपलब्ध कराता है। और ध्यान रखिएगा QCI खुद भी काम नहीं करता है। QCI एक पेरेंट कंपनी है, उसके नीचे भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, छोटी छोटी, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र की कंपनी होगी अलग। तुमने अपना एक फर्म खोल लिया, बोला साहब मेरे पास 200 बच्चे हैं,
और आप बताइए क्या करवाना है। तो QCI आपके पास एक रिपोर्ट भेजेगी, बोलेगी आप इसको फुलफिल कर रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिए, हम आपको भोपाल जिले के सर्वेक्षण का ठेका देते हैं, अगर आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो तो अप्लाई कर दो, मतलब आपका संगठन अप्लाई कर दे, और फिर आप क्या करोगे, सर्वेक्षण की रिपोर्ट भेज दोगे। जैसे ही आपने सर्वेक्षण की रिपोर्ट भेजी और उन्होंने मान्य कर लिया, उस दिन से आपकी नौकरी समाप्त, संगठन का कोई लेना नहीं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते ये रिपोर्ट मैंने बनाई है, क्या कहोगे, ये रिपोर्ट भारत सरकार ने बनाई है। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब समझते हैं। जैसे हमने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन 2 पार्ट में शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके रिपोर्ट भी 2 आती है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सर्वेक्षण आता है। जो शहरी सर्वेक्षण था वो शुरू हुआ था 2016 से, और जो ग्रामीण शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था, 18 से। तो इस पे लिख लेना, इस रिपोर्ट लिखना। इस सर्वेक्षण के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी 2016 से प्रारंभ किया गया, 2016 से प्रारंभ किया गया, जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 से प्रारंभ किया गया, 2018 से प्रारंभ किया गया। अब दोनों के मंत्रालय कौन होंगे हैं? हाँ, वैसे ही जैसे दोनों मंत्रालय क्या करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं, वही मंत्रालय क्या करते हैं, QCI के साथ मिलकर क्या करते हैं। हाँ, तो इसके लिए क्रमशः इसी सेंटेंस में लिखो क्रमशः, और पहले क्या लिखा है, अर्बन लिखा है कि रूरल लिखा है, अर्बन लिखा ना, तो अर्बन के लिए कौन जारी करता है रिपोर्ट, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, लिखना क्रमशः आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, यह सर्वेक्षण जारी किया जाता है, यह सर्वेक्षण जारी किया जाता है। हो गया, लिखो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, बताओ भाई, क्या उद्देश्य है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। और चलो, जैसे आपको कुछ नहीं पता है, आपको लिखने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के उद्देश्य लिखिए, क्या लिखोगे आप लोग, बताओ कौन बताना चाहेगा? पहले कौन इच्छुक बताएंगे, ये बताओ। कोई इच्छुक नहीं है, बताओ इच्छुक हो कि नहीं हो, फिर भी बताओ। ठीक है, नहीं उद्देश्य क्या है, बढ़ेगी नहीं, तुमको सीधे लिखना है उद्देश्य क्या लिखना है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखोगे तुम उसमें? ठीक है, पहला उद्देश्य हो गया प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो दो तुमने, हाँ ठीक है, वो भी कह रहा था, दूसरा पॉइंट वही था। बताओ प्रभात, कौन बोल रहा है? अच्छा मैडम आप बोलिए। हाँ मैं सर, कौन बोल रहा है, आवाज समझ नहीं आ रही, बताइए। जन भागीदारी बढ़ाना, और एसडीजी गोल की प्राप्ति। ठीक है, एसडीजी की प्राप्ति। और सचिन, पर्यटन को बढ़ावा देना, नहीं इसका उद्देश्य नहीं। हाँ ठीक है, नहीं बनना तो चल सकता है, काम करता है। बताओ सचिन, हैं हो गया है, उधर से आ चुका है वो पॉइंट। हाँ स्वच्छता को बढ़ाना, हाँ वही हो गया, हाइजीन मेंटेन करना। रवीना बताओ, रवीना नाम है ना? हाँ मैं एक बार नाम याद कर लेता हूँ, बस भूल जाता हूँ, बात है, इसीलिए मैं नाम से किसी को नहीं बुलाता हूँ, बहुत खराब कंडीशन है मेरी। मैं चाहता हूँ ऐसा एक दिन ऐसा है कि मैं सबका नाम याद कर लूँ, पर ये बड़ा मुश्किल काम है। क्यों रवीना, है ना मुश्किल काम? चलो बता दो फटाक से, बता। अच्छा तुम बता दो क्या? हाँ हाँ सोचे आपके पीछे, हाँ बताओ। अरे ट्राई तो करो, किसका काम? प्रशासनिक काम सुचारू रूप से चल रहा है, ठीक है, ये इतना बेहतर नहीं। काहे की पारदर्शिता आएगी? गवर्नमेंट हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर नहीं रहे हम, केवल एक ही काम हमारा स्वच्छता से रिलेटेड। ठीक, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है, योजना तुम चलाई है ना, एक मिशन चला रहे, जनभागीदारी चला रहे हैं, उसका सर्वेक्षण। बताइए, आप बताइए, हाँ थोड़ी देर बताओगे। भागीदारी, ठीक है, ये तीसरी बात मूल्य भागीदारी। अभी तुम जनभागीदारी बताओ, सामाजिक भागीदारी हुई है, ये तो वही वाला होगा। ये वाकई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना, अपने से लिखना है, ऊपर जनभागीदारी तीसरे पॉइंट पे, छठे पॉइंट पे रहती है। हाँ आकांक्षी गांव, हाँ ये सही पॉइंट है, वैसा वाला ही है कि नहीं बन रहा है सर, कुछ नहीं हो सबसे पीछे। सरकारी नीतियां हैं कहां इसमें, तो क्या करना है? तुम लोगों ने पूरे उद्देश्य पढ़े हैं किसके? स्वच्छ भारत अभियान के। अब उन्हीं उद्देश्यों को यहां इंप्लीमेंट करो, सारे जो हमने पढ़े हैं सबके उद्देश्य। हाँ ये सबसे बेहतर है। एक जन प्रबंधन सबसे बेहतर था, दूसरा ये था कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या अपशिष्ट प्रबंधन के वैज्ञानिक तंत्र को विकसित करना। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, जो पूरा आपने स्वच्छ भारत मिशन पढ़ा है उसमें से कुछ भी उठा लो, ये उसके उद्देश्यों में से कुछ ना कुछ फिट हो ही जाएगा। जा रहे हो? चलो ठीक है, बाय। जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्या हो गया? बोलो बोलो, कुछ तो बोला तुम लोगों ने आपस में, बताओ बताओ। अरे बताओ, सबको हंसेंगे, सबको नीड है लाफिंग थेरेपी का, सबको नीड नहीं है? बताओ बताओ, रवि ने क्या सोचा, क्या था? फिर वही जल्दी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, फटाक से तो हंस क्यों रहे तुम दोनों? हाँ चलो लिखो उद्देश्य, बहुत बता चुके तुम लोग, लिखो एक एक करके समझते हैं। पहला उद्देश्य लिखना कस्बों और शहरों के बीच, कस्बों और शहरों के बीच, कस्बा क्या होता है? गांव होता है। क्या गांव और शहर के बीच का? शाबाश। कस्बा, तहसील से कोई लेना नहीं कस्बा का, बड़े बड़े जिले कस्बे हैं, सीधी क्या है, कस्बा ही तो है।
हरदा नहीं, जनसंख्या का लेना मैडम नहीं है उसका, थोड़ी। सबसे बड़ी बात है कस्बा अधिकांशतः वो होता है। शहर फैलाव जानते हो, सुना है कभी शहर फैलाव? नहीं सुना है। जब शहरों पर पड़ने वाले प्रभाव को या दबाव को कम करने के लिए उसके आसपास जब छोटे शहरों को विकसित किया जाता है, वो लगभग कस्बाई होता है। मतलब वो आधुनिकता की दौड़ में आना तो चाहता है, पर फिर भी उसमें क्या है, परंपरागतता जो है उसकी बनी हुई है, बरकरार है। ऐसे जितने भी क्षेत्र में क्या कहलाएंगे, कस्बा कहलाएंगे, ठीक ना, जिसमें कस्बाईपन होता है, जो फास्ट ना हो, धीरे हो, स्लो हो, ठीक ना। तुमने ये बात बड़ी सुनी होगी भोपाल और इंदौर के लिए, कि भोपाल और इंदौर में अभी भी कस्बाईपन है। मतलब ये विकास तो कर गए, पर अभी भी यहाँ के लोगों के पास बहुत समय है। आप चले जाओ पुराने भोपाल, आपको मिल जाएंगे, इंदौर चले जाओ मिल जाएंगे, आपको मुंबई में कोई नहीं मिलेगा, इतना खलिहर कोई नहीं मिलेगा आपसे बात कर सके, ठीक ना। भोपाल इंदौर में से खाली लोग हैं अभी भी, खाली लोग मतलब इनका सामाजिक संबंध भी बरकरार है, ठीक है ना। कस्बा बेसिकली उनका एरिया छोटा होता है, वहां पे जो संसाधन होते हैं या आधुनिकता होती है वो कम होती है, पर वो लगातार प्रगति करना चाहते हैं, ठीक है। तो ना कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, लिखो, लिख लिया। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि अपने आप कचरा उसके चले आए, ये अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ठीक है ना। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भाई हम भी बढ़ रहे हैं तुम भी बढ़ो, ठीक। ऐसा नहीं कि दिल्ली की तरह बोल दो कि हमारे यहाँ जो प्रदूषण हो रहा है वो कहां से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है। यूपी वाले तक बोल देते हैं भाई हमारे यहाँ जो वायु प्रदूषण है वो पंजाब के कारण है, कौन सी उधर बह रही है। और वो सब छोड़ो, मैंने कल देखा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटियां वो भी ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ जो वायु प्रदूषण है वो भारत के पंजाब वाले प्रांत का है। तो भगवंत मान ने कहा कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं, कि पाकिस्तान भी कह रहा है हमारे यहाँ प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली भी कह रहा है, हरियाणा भी कह रहा है, यूपी भी कह रहा है, कहीं सबसे ज्यादा हम ही तो प्रदूषित नहीं है। और ऐसी कौन सी हवा जो चारों तरफ बह रही है, ठीक ना। बस राजस्थान नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ क्या प्रदूषण आ रहा है, मुझे तक गुजरात वो भी कहना शुरू कर देगा। ये तो हालत है। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी। दूसरा लिखा अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनः उपयोग को बढ़ावा, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनः उपयोग को बढ़ावा, पुनः उपयोग को बढ़ावा। मतलब एक तो क्या करना है, अपशिष्ट प्रबंधन करना है, दूसरा क्या करना है, चक्रीय अर्थव्यवस्था बनानी है। मतलब कि जो भी आपके पास वेस्ट चीज आ रही है उससे वेल्थ जनरेट करना है। अगर ये कर पा रहे हो तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसके स्लैब में ये भी है कि आप अपने वेस्ट जो भी आपके पास जनरेट हो रहा है उससे कितनी वेल्थ जनरेट कर, कितना पैसा जनरेट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा लिखा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मौजूदा प्रणालियों को संस्थागत बनाना, मौजूदा प्रणालियों को संस्थागत बनाना, ठीक है ना। क्योंकि लगभग इसमें जो 3 चरण होते हैं उसमें से 2 चरण जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं और 2 जो होते हैं फिजिकल होते हैं, ठीक ना। एक इसमें टेलीफोन चरण भी आता है जिसमें वहां के लोगों से रैंडम बात आती है कि आपके यहाँ कितनी स्वच्छता है, क्या क्या हो रहा है, ठीक ना। तो जो भी हम फिजिकली कर रहे हैं उसको या फिर जो भी हम टेलीफोनिक कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं, फिजिकल जाकर उसका क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन भी कर रहे हैं। इससे 2 फायदे हो रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है पूरा सर्वेक्षण कैसा हो, ऑनलाइन हो, पर ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं जो टेलीफोन पे है, जो ऑनलाइन पे अपलोड किया जा रहा है, ये वो सही है कि गलत है। अगर उन्होंने देखा कि साल 10 साल 5 साल में लगातार ये सिस्टम बन रहा है कि लोग जो ऑनलाइन सुविधाएं दे रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं वो प्रत्यक्ष में भी है, अगर ये 10 साल तक 15 साल तक चलता रहा तो हो सकता है आने वाले भविष्य में जो ऑफलाइन मेथड है इसका 2 चरणों का वो पूरी तरह से कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, केवल ऑनलाइन चला जाएगा। इसके लिए संख्या बल भी कम चाहिए और सर्वेक्षण बड़ी तेजी से सही समय पे आने शुरू हो जाएंगे। अभी सर्वेक्षण का सबसे टफ टाइम होता है वो चरण होता है क्योंकि वहां पे फिजिकली जाना पड़ता है आपको, वो सर्वेक्षण देर से हो पाता है, जबकि पहले 2 चरण बहुत जल्दी आते हैं, वो ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी से रिपोर्ट देर से आती है, जो कि दिसंबर में रिपोर्ट आनी चाहिए और रिपोर्ट कब जाती है, जनवरी में, फरवरी में जाती है। आप लोग तो खुशी हो कि आप रिपोर्ट याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो ये भी होता है, जैसे बहुत खुश हो आप लोग क्योंकि जनगणना रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक ना। नहीं तो जितना कुछ पढ़ा है सब साफ हो जाता, सब नया नया करना पड़ता जनगणना, ठीक है ना। चलो अगला पढ़ना ट्रिपल आर, हाँ वो रीयूज, मोदी जी का नहीं, वो बहुत पुराना है, ठीक है। मतलब 19 पर जोर दिया है पुनः चक्रण का, ठीक है। रिसाइकल करना जिसे कहते हैं, रिसाइकल, रीयूज और एक और है उसमें, आर का मतलब क्या है, रिड्यूस। सबसे पहले क्या करना, उसको कम करना है। आप जो भी अपशिष्ट करो उसको कम करो, फिर उसको क्या करो, रिसाइकल करो, फिर क्या करो, उसको रीयूज करो, उसमें जो भी चीजें बन सकती है उसको यूज भी करो, ठीक है ना। स्त्री आर कहते हैं। चलो लिखा समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना, समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना, समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना। फिर लिखना बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। क्योंकि अगर आप किसी से फोन लगा के पूछ रहे हो बताइए कैसे हैं, कितना खुश होगा, प्रधानमंत्री ने फोन किया था, ठीक है ना। ऐसे ही है कि जब उसको लगेगा कि भाई ये स्वच्छता हो रही है, ये मेरे कारण हो रही है, मैं ही तो कर रहा हूं स्वच्छता, मेरे ही कारण तो इंदौर स्वच्छ है। जिस दिन लोगों को ये फील होना शुरू हो गया उस दिन से गंदगी कम हो जाएगी। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल कौन, नेताजी। बताया आप लोग नेताजी बारे में, सपा के मुखिया हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव। उनका एक बड़ा चर्चित स्वरूप था कि जैसे मान लो कि वो चूंकि सीएम थे और बाद में रक्षा मंत्री बने, तो सीएम है तो मतलब यूपी अपने आप में बड़ा सूबा है, बड़ा प्रदेश है। जैसे वो कहीं गए, दौरे पे गए, तो सपोज कोई मिल गया उनसे, तो वो तब तक नहीं बोलते, बात नहीं करते जब तक कोई पहचान करा दे। जैसे मैंने कहा कि मैं गया, कोई साथ में उनके साथ गया, नेताजी के साथ, उनके साथ एक आदमी है उस गांव का, उसने कहा कि नेताजी सचिन है। अच्छा जब तक उसने नेताजी सचिन है तो नेताजी कुछ नहीं बोलेंगे, और जैसे ही उन्होंने कहा नेताजी सचिन है तो तुम बताओ उनको सचिन के बारे में, और सचिन कैसे हो, तो सचिन को लगता था यार ये तो नेताजी हमको भी जानते हैं, या जबकि वो ना तो कभी सचिन से मिले हैं ना सचिन जानते हैं, लेकिन सचिन को लग रहा है कि नेताजी हमको जानते हैं। और सचिन कैसे हो, अम्मा कैसी, ठीक ना। वो कहा नेताजी मतलब मानना पड़ेगा, सीएम हो तो ऐसा हर गांव को जानते हैं, हर गांव में आदमी जानते हैं। और नेताजी तब तक नहीं बोले जब तक उनको पहचान कराने वाला आदमी बता नहीं देगा, ठीक है ना। उसको ऐसा डांटते जैसे कि मतलब एक घनिष्ठ मित्र के बीच में कोई आ गया हो बताने के लिए नेताजी सचिन है। तो ऐसे थे नेताजी। और जो कितना जीवन का इतना बड़ा पहलू है, आप भी इसका उपयोग कर सकते हो। कब जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाओगे, जब आप तहसीलदार बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, ठीक है ना, आप बड़े पद पर जाओगे, तो आपको ये ट्रिक्स जो होती है ना नेताओं की बड़ी काम आएंगी। आपको वहां सारी हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, ठीक। चलो अगला लिखिएगा निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए वातावरण बनाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए वातावरण बनाना कि मतलब इस स्वच्छता अभियान में, स्वच्छता सर्वेक्षण में निजी संस्थान भी शामिल हो सके, जैसे एनजीओ हो गया, ठीक है ना, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, स्व सहायता समूह हो गए, ऐसे लोग भी क्या करें, आ सकें। अगला पढ़िएगा कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त, कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में उठाए गए कदमों की स्थिरता सुनिश्चित करना, स्थिरता सुनिश्चित करना, स्थिरता सुनिश्चित करना, ठीक। कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में उठाए गए कदमों की स्थिरता को सुनिश्चित करना।
स्थिरता को सुनिश्चित करना। ठीक, चलिए लिखना स्वच्छता सर्वेक्षण के चरण। कितने चरण होते हैं? कितने चरण होते हैं? वेरी गुड, 3 चरण होते हैं। ठीक है ना, 3 चरण होते हैं। अगर हम चरण की बात करते हैं, हालांकि चरण तो 2 ही होते हैं पर इसके 3 होते हैं। ठीक है ना, 3 चरण। 3 चरण मतलब टोटल होती है तिमाही कितनी होती है? टोटल तिमाही कितनी होती है? 4 तिमाही। तिमाही को समझते हो? हाँ, कौन सा समास है तिमाही में? हिंदी वालों, द्विगु समास है। क्या कहेंगे इसको? 3 माहों का समूह तिमाही हो गया। ठीक है ना, द्विगु समास ये भी है आपके पेपर में 5 नंबर का, 5 नहीं 10 नंबर का होगा ये। हाँ, टोटल संधि और समास मिला के 20 नंबर के होते हैं टोटल। ये 10 नंबर के होते हैं शायद, 10 नंबर। हाँ, संधि समास 10, मुहावरे, हाँ 10 नंबर का है, 5 नंबर का आता है ये। ठीक, चलो अब 4 तिमाही है तो शुरू की 2 तिमाही एक साथ और तीसरी और चौथी तिमाही होती है अलग अलग होती है। अलग अलग चरणों में लिखना। पहला चरण, इसमें जो पहला चरण होगा लिखना पहला चरण। पहला चरण सुनना, इसके अंतर्गत 2 तिमाहियों में, इसके अंतर्गत 2 तिमाहियों में शहर की सफाई, शहर की सफाई, शहर की सफाई के विभिन्न मापदंडों पर, के विभिन्न मापदंडों पर नागरिकों से टेलीफोन पर फीडबैक लिया जाता है। टेलीफोन पर फीडबैक लिया जाता है मतलब जो शुरू के 6 महीने होते हैं, मैंने कहा 1 साल हमने लिया जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, इसमें जो पहले के 6 महीने होंगे मतलब कि जून तक, ये जो 2 तिमाहियां होंगी इसमें क्या किया जाएगा? टेलीफोनिक सर्वेक्षण किया जाएगा। अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों को रैंडम नंबर पे कॉल किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपके यहाँ निश्चित मापदंड होते हैं, ऐसा नहीं कुछ रैंडम कुछ भी पूछते हैं, पहले से तैयार होता है कि भाई आपको ये प्रश्न पूछने हैं। ठीक ना, जैसे स्वच्छता कितनी है, आपको क्या लगता है कि ये ढेर कहाँ लगा जा रहा है, इसका अलग तरीके से 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं, उसके आधार पर आपसे पूछते हैं। आप मना भी कर सकते हो कि मुझे जवाब नहीं देना है, वो भी लिखा जाता है। ठीक ना, कि लोगों ने कितने इंटरेस्टेड कितने हैं, इसको जवाब देने के लोग इंटरेस्टेड कितने हैं, कितने लोगों से हमने बात की तो लोगों ने त्वरित रूप से फोन रख दिया, क्योंकि ये बताता है कि लोगों का भी भरोसा नहीं है। तो आपके फोन उठाने से लेकर के उस हर गतिविधि को काउंट किया जाएगा जो आप वहां फोन पे कर रहे हो। आपने फोन तुरंत रखा है, आपने किसी क्वेश्चन को बताने से मना किया है या पूरे सर्वेक्षण में भाग लेने से मना किया है या सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ठीक ना, अगर ये 3 पैमाने के पहले दोगे फिर अगर उसमें कौन-कौन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने उसका क्या आंसर दिया है, उस कैटेगरी के आधार पे आपको डिवाइड किया जाएगा कि भाई इस शहर में इतनी स्वच्छता है। ठीक, ये पहली क्या होगी? पहली 2 तिमाहियों की होगी। अब ऐसा नहीं कि इसको रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे, नहीं, ये छोटे-छोटे रिपोर्ट्स आती रहती है पर इनका कोई वैल्यू नहीं है कि पहले तिमाही में कौन आ गया, दूसरी तिमाही में कौन आ गया। ठीक ना, ये पूरा कलेक्शन करके आखिरी में रिपोर्ट बनता है। दूसरा चरण, दूसरा चरण, इसके अंतर्गत तीसरी तिमाही में प्रसंस्करण सुविधाओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रसंस्करण सुविधाओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? तीसरी तिमाही में प्रसंस्करण सुविधाओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हो गया? अभी भी किसी का बचा है छूट के लिए? अब इसमें क्या कर रहे हैं कि किसी भी शहर में या कस्बे में जो भी कचरा है उसका प्रबंधन कैसे हो रहा है, उसको किस प्रकार से प्रसंस्कृत किया जा रहा है और कितने प्रतिशत प्रसंस्कृत किया जा रहा है और उसके लिए सुविधाएं क्या क्या हैं, ये तय किया जाता है। क्या उसकी ग्रेडिंग की जा रही है, उससे बिजली बनाई जा रही है, उसके लिए और कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। हर शहर की अलग विशेषता होती है, हर शहर की कचरे की प्रकृति अलग होती है, कचरा अलग होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई मेडिकल हब है तो वहां कचरा अलग होगा। ठीक ना, कोई इंडस्ट्रियल हब है तो वहां कचरा अलग होगा। कोई अगर मान लो सपोज करो जहां कपड़े का निर्माण हो रहा है वहां कचरा अलग होगा। हर कस्बे का अपना एक स्वरूप होता है जो अपने लिए फेमस होता है। जैसे कन्नौज चले गए वहां क्या बनता है, लो पता नहीं, इत्र बनता है। इत्र जानते हो क्या होता है? इत्र क्या होता है? कभी किसी ने यूज किया? इत्र यूज किया? इत्र और परफ्यूम में क्या फर्क होता है? अच्छा, लोगों में रिएक्शन चल रहा है कि सर इत्र ऐसा होता है, परफ्यूम ऐसा होता है। परफ्यूम में अधिकांशतः इत्र के ही फ्रेग्रेंस यूज किए जाते हैं। ठीक ना, ये समझ लो कि जो इत्र होता है वो किसी फ्रेग्रेंस का बेस मॉडल होता है, मतलब वही यूज करते हैं सीधे। इसलिए कभी-कभी जो इत्र की खुशबू बड़ी तीक्ष्ण होती है और वो हर किसी को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। हो सकता है कभी-कभी आपको इत्र से सिर दर्द भी हो जाए क्योंकि आप उस गंध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक ना, जबकि जो परफ्यूम होता है वो उसी इत्र को और डाइल्यूट करके बनाया जाता है। ठीक है ना, और कन्नौज भारत में अपने इत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो कन्नौज में जो अपशिष्ट निकलेगा, कन्नौज शहर में जो अपशिष्ट निकलेगा वो अलग होगा। वहां पे कांच की बोतलों के अपशिष्ट मिलेंगे कुछ और कुछ मिलेंगे जो इत्र बनाने के हैं, बाकी सब अपशिष्ट अधिक मिलेगा। जबकि वहीं आप अलीगढ़ चले जाओ वहां आपको लौ उत्पाद मिलते हैं तो वहां के जो अपशिष्ट होंगे वो अलग होते हैं। ठीक है ना, या जहां जो सराफा मार्केट होगा वहां का कचरा भी बिकता है ऊंचे दामों पे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें सोने और चांदी के पार्टिकल्स होते हैं, कटिंग्स होती हैं उसमें, समझ पाना। तो अब आप कैसे कचरे को बेच रहे हो, सरकार आपसे कैसे कचरे को खरीद रही है और वो शहर जहां पे आप कचरा प्रबंधन कर रहे हो वो कैसे उसे प्रबंधित कर रहा है, कितने भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, पहला तंत्र तो यही हो गया। फिर उसके लिए कैसे कैसे तकनीक बना रहा है ताकि उन्हें बेहतर तरीके से उपचारित किया जा सके, समझ पाना। तो दूसरे चरण में केवल क्या किया जाता है? प्रसंस्करण की तकनीकों पर ध्यान दिया जाता है, केवल उनका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब आपके शहर में अगर सर्वेक्षण वाले आ रहे हैं तो ये भी देखेंगे क्या होगा, भाई साहब नींद आ रही क्या आपको? नींद आ रही क्या? जाइए चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो रहे हो, कह रहे कोई दिक्कत नहीं सर। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आप रात भर जगे हो या तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, बस 2 ही है सिस्टम। ठीक, अब दोनों में से आप तय कर लेना क्या है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जब दूसरे चरण में आपका सर्वेक्षण होगा तो केवल और केवल यह जांच किया जाएगा कि आपके शहर में कि आपके यहाँ प्रसंस्करण की इकाइयां कितनी हैं और उन इकाइयों पर फिजिकली जाकर देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत कचरे का क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा चरण लिखिएगा, तीसरा चरण। ठीक है, इसके अंतर्गत चौथी तिमाही में, इसके अंतर्गत चौथी तिमाही में सभी संकेतकों पर क्षेत्रीय मूल्यांकन किया जाता है। सभी संकेतकों पर क्षेत्रीय मूल्यांकन किया जाता है। लिखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण के मापदंड, बेसिक 5 मापदंड हैं, उसके अलावा बहुत सारे लेकिन 5 बेसिक हैं मापदंड। स्वच्छता सर्वेक्षण के मापदंड या मूल्यांकन के मापदंड पहला है घर घर जाकर कचरा संग्रहण। घर घर जाकर मूल्यांकन के मापदंड पहला है घर घर जाकर कचरा संग्रहण। घर घर जाकर कचरा संग्रहण। स्रोत पृथक्करण। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई। सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई। चौथा है स्वच्छ जल निकाय।
और पांचवा है शहर की सफाई में नागरिकों की प्रतिक्रिया। शहर की सफाई में नागरिकों की प्रतिक्रिया। ये 5 बेसिक मापदंड होते हैं। इन्हीं मापदंडों के आधार पर सर्वेक्षण निकाला जाता है, लेकिन स्तंभ अलग होते हैं। हेडिंग आएगा स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के स्तंभ। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के स्तंभ। चलिए आपके लिए ब्रेक है, ब्रेक लीजिए, चाय पीजिए और फिर आइए। ठीक, तो क्लास में कम से कम मत सोइए। ठीक है, नहीं अगर नींद लग रही है तो मुंह धो लो,